Hello everybody. Welcome. Let me quickly check if we are live. 1 मिनट रुक जाएंगे. बच्चे लोग कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? देखने दीजिए मुझे. हाँ जी, यस वी आर लाइव. ऑल राइट, परफेक्टो बेटा जी. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. गुड मॉर्निंग. कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. हाउ इज एवरीबडी डूइंग? सब बढ़िया है लाइफ में? एवरीथिंग इज गुड? कैसा फील हो रहा है? 2-3 दिन हो गए तुम्हारे ग्रुप 2 स्टार्ट होके. आज है 4th डे, है ना? कैसा फील हो रहा है? ग्रुप 2 अच्छा है कि ग्रुप 1 अच्छा है? बताओ. हाँ, कई दिन हो गए, 4 दिन हो गए. 4 दिन के बेसिस पे चलो मुझे जज करके बताओ किसका क्या वो है, क्या बोलते हैं, किसका क्या फीलिंग है. ग्रुप 1 बेटर था कि ग्रुप 2 बेटर है? हाँ मैम, आज से 12 नवंबर बैच वाले जुड़ सकते हैं. अर्पित आयुष, नहीं बेटा, 12 नवंबर वाले बैच वाले मंडे से जुड़ेंगे. मंडे से जितने भी बच्चों का जो हमारा 12 नवंबर का बैच स्टार्ट हुआ था वो सब बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे. कब से? मंडे से. ठीक है, ओके. मंडे से जुड़ेंगे, आज से नहीं जुड़ेंगे. ओके चलो. दोनों अच्छे लगते हैं. कोई कह रहा है G2 को, कह रहा है ग्रुप 1, कोई कह रहा है दोनों ग्रुप. ओहो, डिप्लोमेटिक. ग्रुप 2 बेटर है. अच्छा चलो कोई नहीं. ग्रुप 1 अभी तक इजी है. अच्छा. तुम्हें ग्रुप 2 में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है ये बताओ. चलो, दोनों ही अच्छे हैं. चलो वेरी गुड. कोई बच्चा कह रहा है मैडम दोनों, कोई कह रहा है G1, कोई कह रहा है G2. अच्छा मुझे बताओ तुमको सबसे अभी तक डिफिकल्ट कौन सा जा रहा है G2 में? G2 रादर इजी लग रहा है कंपैरेटिवली. ओके. मेरे लिए दोनों ही क्या कह रहा है? मेरे लिए दोनों ही बेकार है. कृष्णा है. G1 इज बेटर बट G2 इज सिंपल. अच्छा SM. ओके. ये तुम्हारा अनोनिमस आंसर हो रहा है ये तो. चलो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्योंकि थियोरी है. सही बात है. आप तो दोनों में हो. हाँ जी, हम तो दोनों में हैं. तो तुम G1 बोलो तो भी मैं खुश हूँ, G2 बोलो तो भी मैं खुश हूँ. हैं, दोनों नाव पे सवार हैं हम. आ जाओ जी. ऑल राइट बेटा जी, ऑल राइट, आ जाइएगा एवरीबडी. वेलकम. तो चलिए आ जाओ. मैडम आज आप टिप ऑफ द डे क्या दोगी? टिप ऑफ द डे. सब अच्छा है, पढ़ना फिर भी है. देखो, सोनू ने सही बात कही है. देखो मैडम, सब अच्छा है लेकिन क्या, पढ़ने वाला चाहिए. बच्चा पढ़ने वाला चाहिए. बच्चा पढ़ने वाला हो तो सब अच्छा है. कोई भी सब्जेक्ट. तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए? हाँ मैडम, नहीं रहता है ना वैसा अप्रोच. तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए आन दो. आन दो मैडम, आन दो. वो अप्रोच होना चाहिए तुम्हारा. कोई भी सब्जेक्ट आन दो, कर लेंगे, हो जाएगा, ये अप्रोच होना चाहिए. ना कि मैं डर गया, मुझसे नहीं होगा, कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मत करना. तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए आन दो, देख लेंगे, देखी जाएगी, कर लेंगे, मैं स्मार्ट हूं, सब कुछ हैंडल कर सकता हूं. ठीक है चलो. ओके चलो. दीक्षा मैम आज ही आपकी क्लास परचेज की है. ओहो, बधाई हो दीक्षा, बधाई हो. हाँ, स्वागत है तुम्हारा मेरे क्लासेस में ऑफिशियली. आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. हो जाएगा यार, टेंशन नको लो रे. एक बात बताओ, सब बच्चों को ऐसा ही लगता है. तुमको क्या लगता है जो बच्चे पास हो जाते हैं या जो बच्चे क्लियर कर जाते, ये ना मेरे पापा मेरे को बोलते थे जब मैं CA स्टूडेंट थी ना, तो कभी कभी जैसे डिमोरलाइज तो हो ही जाते हैं. अब देखो ऐसा होता है, कभी कभी तो आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, कभी कभी आपको डर भी लगता है, डिमोरलाइज भी हो जाते हैं. तो मैं जब भी डिमोरलाइज होती थी ना, तो मेरे पापा मेरे को एक चीज हमेशा समझाते थे. मेरे को ये बोलते थे जो बच्चे क्लियर हो जाते हैं, जो बच्चे पास हो जाते हैं, उन्होंने भी तो सेम सब्जेक्ट ही पढ़ा है, या तुम कुछ अलग पढ़ रही है? मैंने कहा नहीं, मैं तो कुछ अलग नहीं पढ़ रही, वही पढ़ रही हूँ जो वो लोग पढ़ रहे हैं. तो पापा बोले क्या उनके दिमाग में अलग मशीन फिट है क्या? आई वाज लाइक नहीं. क्या उनका दिमाग अलग तरीके से चलता है क्या? नहीं. तो उनके क्या दो सींग है क्या? नहीं. तो उन लोगों को क्या भगवान ने एक्स्ट्रा बुद्धि दे दी क्या? नहीं. जो तुम्हें दिया है वही उन्हें दिया है, तो वो अगर कर गए तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो यार.
आज अगर मैं कर सकती हूँ ना, चलो और किसी की बात तो छोड़ दो, हम अल्टीमेट पे हम जो टीचर्स हैं, चलो अगर हमने कर लिया ना, हम सारे एवरेज हैं, वी ऑल आर एवरेज, वी ऑल वर एवरेज स्टूडेंट्स, किसी हम कोई AIR वाले नहीं है, हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं। अगर हमने कर लिया ना तो तुम भी कर लोगे, अगर मैंने कर लिया ना तो तुम भी कर लोगे। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट, अपने आप को कम मत समझो, तुम में उतने ही पोटेंशियल है जो ऑल इंडिया रैंकर में होते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो उनकी ऑल इंडिया रैंक आ गई, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम भी किसी से कम थोड़ी हो, अपने आप को किसी से कम थोड़ी समझना है, आप कम नहीं है बेटा जी, आप में उतना ही पोटेंशियल है जितना उनमें है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, यस यू कैन डू इट, ऑफ कोर्स, वेरी वेरी गुड। चलो राइट मैडम, तो कभी भी ऐसा लगे ना कि वो पास कर गया यार, मैं कैसे कर पाऊंगा, अरे तू कैसे नहीं कर पाएगा, उसके दिमाग में अलग मशीन फिट है क्या? नहीं, जो तेरे दिमाग में फिट है वही उसके दिमाग में फिट है, तो वो कर रहा है तो तू क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है रे, चिल। और थोड़ा ना टेंशन लेना कम करो, मैंने देखा है बच्चे ना टेंशन में मर जा रहे हैं। अरे भाई, क्या जीने मरने की बातें हैं क्या? मेरे को एक बात बताओ, टेंशन काहे को लेने का? मेरे को एक बात बताओ, किस चीज का टेंशन ले रहे हो? किस चीज का? क्या लाइफ और डेथ की बात चल रही है क्या, कि बस ये मतलब आर या पार है क्या? नहीं यार, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन से तो सीन खराब हो रहा है ना। टेंशन से तो तुम ना तो जो पढ़ रहे हो उसमें मन लग रहा, जो पुराना पढ़ा है उसका टेंशन लेते हो, टेंशन काय को लेने का। और एक और चीज है, देखो, अगर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आया, कोई बात नहीं, उसका टेंशन मत लो कि मेरे यार सबको समझ में आ गया, मेरे को समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, तेरे को रिकॉर्डेड का तो एक्सेस दिया जाता है ना, एक बार फिर से रिकॉर्डेड में देख ले, तब समझ में आ जाएगा। मैडम मेरे को फिर भी समझ में नहीं आया, तो मैडम फिर क्या लेने के लिए बैठी है यहाँ, मैडम समझाएंगी तुम्हें। समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो जी, अब मैं हर सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकती, मेरा वाला सब्जेक्ट समझा सकती हूँ, ठीक है। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है यार सबको समझ में आ गया, मेरे को नहीं आया, मैं डम्ब हूँ क्या, मतलब क्या सीन है, सबको समझ में आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा? तो बेटा रिकॉर्डेड देख ले यार, एक बार और देख ले, तब समझ आ जाएगा। और वो भी ना आए तो फिर टीचर को पूछो, टीचर समझा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं लेनी कि मेरे को नहीं आया, मेरे को नहीं आया, बाजू वाले को आ गया। मेरे को ऐसा लगता था कभी कभी, मैं सबसे ज्यादा वीक पता है किसमें थी? पूरे CA में। इंटर में भी मेरे को सबसे ज्यादा उधर ही प्रॉब्लम आई थी, और CA फाइनल में भी। तो CA इंटर में मुझे FM में प्रॉब्लम आई थी, और CA फाइनल में मुझे SFM में प्रॉब्लम आई थी। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं थोड़ी स्लो थी, मैं थोड़ी स्लो, मुझे टाइम लगता है, ठीक है, मुझे टाइम लगता था FM के अंदर। जो आपके मोनीश सर ऐसा टिप्स पे कर देते हैं, मुझे उस सब्जेक्ट में बहुत टाइम लगता था, तो मुझे चाहिए था, मैं स्लो लर्नर थी। बाकी थ्योरी सब्जेक्ट में आई वॉज द फास्टेस्ट, अकाउंट्स में आई वॉज वेरी गुड, टैक्स में आई वॉज वेरी गुड। लेकिन जब FM की बात आ जाती थी तो मेरा मन में ही एक फियर हो गया था FM से। तो मैं आपको ये बोलूंगी, कोई बच्चा फास्ट होता है, कोई बच्चा स्लो होता है, इसका मतलब ये है क्या कि तुम ना कर पाओगे? ऐसा नहीं है रे। हमारे टाइम पे तो रिकॉर्डेड का भी नहीं होता था। फिर मैं तुमको सच में बता रही हूँ, ये सच्ची घटना है बेटा। मेरे को CA इंटर में FM से इतना डर लगता था कि मैंने, मतलब इतना फियर क्रिएट हो गया था मेरे दिमाग में FM का, कि मैंने क्लास जाना छोड़ दिया था, क्योंकि क्लास में बैठते ही मेरे को डर लगने लग जाता था। मतलब यू विल नॉट बिलीव, तुमको लग रहा होगा मैडम मैं ब्लफ दे रही है, नहीं रे, मेरे को इतना फियर क्रिएट हो गया था। मैं फियर की बात क्यों कर रही हूँ आज, क्योंकि मैंने फेस किया है। मेरे को इतना फियर हो गया था और मुझे इतना डिमोरलाइज हो गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब उससे क्या हो गया, अब मेरे साथ प्रॉब्लम है FM के सब्जेक्ट में कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता था मेरे से। तो अब क्या करूं मैं? तो मैंने FM की क्लास में जाना छोड़ दिया। तुम सोचो, फियर के मारे, डर के मारे FM की क्लास लगाई, लेकिन FM की क्लास नहीं ली आउट ऑफ फियर। एंड देन फिर मैंने FM खुद से किया। अब मैंने मेरी पेस पे बैठ के अपने एक जो फ्रेंड थी, मैंने उसकी कॉपी बोरो की और उसकी कॉपी से मैंने खुद से FM पढ़ा। तो वेदर इट वाज CA इंटर, मैंने खुद से FM पढ़ा, वेदर इट वाज CA फाइनल, मैंने खुद से SFM पढ़ा, क्योंकि मुझे इतना फियर क्रिएटेड था कि मुझे क्लास में जाने से डर लगता था कि बच्चे को सबको समझ में आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। तो ऐसा डरने का नहीं होता है, ठीक है। सबसे इजी लगा FM, सबका देखो अपना एक एक फियर वाला सब्जेक्ट होता है ना। मेरा फियर वाला सब्जेक्ट FM था, बाकी मेरे को बहुत इजी लगता था। बाकी चाहे ऑडिट हो, चाहे लॉ हो, चाहे टैक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, आई वॉज गुड इन एवरीथिंग। बट FM वॉज फियर वाला सब्जेक्ट। तो फियर वाले सब्जेक्ट को इतना फियर क्रिएट कर दिया मैंने मेरे दिमाग में, फोबिया क्रिएट कर दिया
कि आई कुडंट गो टू द क्लास आउट ऑफ फियर, सो आई हैड टू डू इट सेल्फ। तो मैंने सेल्फ किया फिर बैठ के। क्या करे, फियर से किसका नुकसान हुआ? जो चीज मैं 2-3 महीने में कर सकती थी उसको करने में मैंने इतना समय लगाया, फियर से मेरा नुकसान हुआ और किसी का नहीं हुआ। तो तुम लोग को मैं यही सजेस्ट करती हूँ, फियर नको, यू आर केपेबल बेटा, ठीक है। चलो एवरीबडी, चलिए जी चलिए जी चलिए जी चलिए जी चलिए जी, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अब तुम्हें मैंने टिप टुप सारे दे दिए हैं, तुम्हारा दिमाग एकदम फ्रेश कर दिया है मैंने, टिप तुम्हारे दिमाग में घुसा दिया मैंने। अब आ जाइए अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। आ जाओ बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं चैप्टर 1 की कहानी। आ जाओ पेज नंबर 24 पे, चलो आ जाओ। वेरी गुड, चलो। यस आलोक बेटा, कल भी तुम यही पूछ रहे थे, करवा दूंगी रे। हैं कहीं जा रही हूं क्या मैं? हैं आलोक बेटा, मैं कहीं यहाँ रिटायर हो रही हूँ क्या? नहीं ना रे। चलो आ जाओ इधर, एवरीबडी आओ। सबसे पहले मेरे को बताओ, ऑडिट करवाना मैंडेटरी है कि वॉलेंटरी है? तुम बताओ। तुमको ये चीज ऑलरेडी पता है, मैंने पहले ही तुम्हें बता दी थी। बताओ, ऑडिट करना मैंडेटरी है या ऑडिट करना वॉलेंटरी होता है? मन कर रहा है तो करा लो ऑडिट, या मैंडेटरी है? तो इसका आंसर है, कुछ के लिए तो मैंडेटरी है, कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो कहता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑडिट मैंडेटरी है, मतलब जरूरी नहीं है सबके लिए मैंडेटरी हो। कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, जैसे एंटिटीज लाइक कंपनीज को कंपल्सरीली अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है कानून के हिसाब से। कंपनीज एक्ट बोलता है, क्योंकि सारे कंपनीज किस में बनते हैं? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होते हैं, तो कंपनीज एक्ट कहता है ऑडिट करवानी पड़ेगी, तो कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी है। इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में बी कंपल्सरीली रिक्वायरिंग ऑडिट ऑफ देयर एंटिटीज अंडर टैक्स लॉज। कभी कभी आपको पता है, आपने टैक्स पढ़ा है ना सारे बच्चों ने, मेरे को एक बात बताओ, आपने पढ़ा है क्या टैक्स ऑडिट भी होता है? एवरी पर्सन जिनके टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड करते हैं, तो टैक्स में आपने पढ़ा होगा टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं, टैक्स ऑडिट। आपने पढ़ा है ना टैक्स में, आपको गाबा सर ने पढ़ाया होगा कि अगर एक आदमी का जो टर्नओवर है वो एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाता है, तो टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको टैक्स ऑडिट भी करवानी पड़ती है। तो आपने ये चीज पढ़ा होगा। यस यस रितेश, वेरी गुड। तो ये कहता है टैक्स ऑडिट भी होती है, तो वो ये तो हम जो पढ़ रहे हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ रहे हैं। टैक्स ऑडिट एक आपने टैक्स में पढ़ा है कि किसी आदमी का, मान लो मैं इंडिविजुअल हूं, मैं एज एन इंडिविजुअल, मेरा अगर टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाए तो मेरी टैक्स ऑडिट होगी। जैसे तेजस सर की होती है टैक्स ऑडिट, जैसे गाबा सर की होती है टैक्स ऑडिट, जैसे हमारे एमवी भैया की होती है टैक्स ऑडिट, इन सबकी टैक्स ऑडिट होती है रे, टैक्स में पढ़ा है। तो ये इंडिविजुअल्स की भी ऑडिट होती है टैक्स ऑडिट, अगर उनका जो थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जाए। तो हमारे जो धुआंधार फैकल्टीज हैं इन सबकी टैक्स ऑडिट होती है, तुमको पता है कि नहीं? अच्छा, मैं बता रही हूं, अंदर की बात है। चलो आ जाओ। तो कहता है ऑडिट मैंडेटरी नहीं होती, बट जैसे कुछ कुछ एंटिटीज पे रिक्वायरमेंट है, जैसे कंपनीज पे है, या फिर अगर तुम एक इंडिविजुअल हो और तुम्हारा टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाए तो फिर टैक्स ऑडिट होती है, राइट? ओके। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट सम एंटिटीज लाइक स्कूल्स मे बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। स्कूल वगैरह को भी बेटा अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं। जैसे मान लो स्कूल को अगर गवर्नमेंट से ग्रांट चाहिए, जैसे एक स्कूल है ना, स्कूल को अगर सरकार से कोई ग्रांट चाहिए, कोई लोन चाहिए, तो स्कूल्स वगैरह भी ऑडिट करवाते हैं। जैसे एक स्कूल है जिसको गवर्नमेंट से ग्रांट चाहिए, तो स्कूल्स भी ऑडिट करवाते हैं क्या? हाँ करवाते हैं, पर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। कंपनीज के लिए तो देखो मैंडेटरी है, बाकी सारे एंटिटीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता। बहुत सारे लोग वॉलेंटरीली भी ऑडिट करवाते हैं। अब जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गया, जैसे एचयूएफ हो गया, क्या ये लोग मैंडेटरली रिक्वायर्ड है क्या ऑडिट करवाने के लिए? नहीं, ये लोग वॉलेंटरली ऑडिट करवाते हैं, क्योंकि ऑडिट कराने के बहुत बेनिफिट है। ऑडिट करवाओगे ना तो बहुत बेनिफिट होंगे। बताना जरा, मेमोरी टेक्निक क्या थी बेटा? बहुत लोग अपने मन से, मैडम अपने मन से खर्चा करके ऑडिट क्यों करवाएंगे? कोई भी आदमी मैडम वॉलेंटरली, कोई पार्टनरशिप फर्म वॉलेंटरली ऑडिट करवा रहा है, क्यों? खर्चा क्यों कर रहा है ऑडिट का? क्योंकि ऑडिट कराने के बहुत फायदे हैं। तो बताओ क्या फायदे हैं? मेमोरी टेक्निक क्या थी, कल पढ़ा था, जल्दी जल्दी। वेरी वेरी गुड, बिग स्कैम, वेरी गुड। ओके ओके, तो बहुत सारे एडवांटेजेस के कारण भी लोग ऑडिट करवाते हैं। सबके लिए तो मैंडेटरी नहीं है, कुछ कुछ के लिए मैंडेटरी है।
बाकी वॉलेंटरीली भी करवा लेते हैं क्योंकि बहुत फायदे हैं भैया, ऑडिट कराने के कम फायदे हैं क्या? सही बात है। चलिए आ जाओ। अब आई बात हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। ये तुम ऑलरेडी लॉ में पढ़ चुके हो, है ना। ऑडिटर को मैडम अपॉइंट कौन करता है? तो देखो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, इधर आओ। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपकी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है ना, तो ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? तुमको पता है, C&AG अपॉइंट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट। अगर तुम्हारी एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे कोई भी कंपनी ले लो, एशियन पेंट्स है या कामधेनु या और कौन सी है, ओला इलेक्ट्रिक, कोई भी ले लो नॉन गवर्नमेंट कंपनी, कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। और अगर फर्म है तो कौन अपॉइंट करेगा? पार्टनर्स अपॉइंट करेंगे। ये तो सबको पता ही है, लॉ में आप सबने पढ़ा है कि कंपनीज के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है। भैया गवर्नमेंट कंपनी हो तो C&AG ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो तो फिर AGM के अंदर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, और अगर फर्म वगैरह है तो जो उनके ओनर्स हो गए, पार्टनर्स, वो अपॉइंट करते हैं, है ना। वेरी वेरी गुड। चलो तो ये देखो, ये वही कह रहा है जनरली। चलो मेरे साथ साथ पढ़ना बेटा, चल पढ़, आ जाओ मेरे साथ साथ रीड करो। चलो जो भी लिखा हुआ है ना मेरे साथ साथ रीड करो। कहता देखो, वंश अरोड़ा, ओ हो बेटा जी, कहते लॉ में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना, है बेटा। वंश वर्चुअल पिटाई खाएगा अभी, ऐसे स्क्रीन पे बैठे बैठे मैं पिटाई कर दूंगी तेरी। वंश को कौन करेक्ट करेगा? वंश कह रहा है मैडम कानून लॉ में तो हमने पढ़ा था ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। पिटाई खाने वाली बात है ये, एकदम पिटाई खाने वाली। मैं होती तेरी जगह तो अभी लॉ की बुक खोल के पहले देखती कि मैं क्या लिखूं कि नहीं लिखूं, है वंश। अगर मैं होती ना तो पहले लॉ की बुक को फटाफट खोलती, फिर ऐसा चैट में लिखती है। सेंसिटिव चीज लिखा है तुमने। सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करती है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहां अपॉइंट होते हैं? सब्सिक्वेंट ऑडिटर AGM में अपॉइंट होते हैं बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। बेटा इतनी चीटिंग तो मैं करती, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पहले मैं खोल के चुपचाप खोल के बुक देखती फिर लिखती, ठीक है। डिलीट कर दिया, देख यही तो दिक्कत है, अब डिलीट कर दिया। अब सबने जब पढ़ ही लिया तो फिर डिलीट क्यों किया? जब सबने तुम्हारी चोरी पकड़ ही ली वंश, जब सबने तुम्हारी चोरी पकड़ ही ली तो फिर क्या डिलीट कर रहा है? चलो कोई नहीं, आ जाओ इधर, होशियार नहीं हो तुम लोग, चलो इधर आओ। जनरली एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द ओनर्स। कहते जो ओनर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं। इन सम केसेस बाय कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज एज पर लॉ और रेगुलेशन। कहते वैसे ओनर्स अपॉइंट करते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी अपॉइंट करती है। जैसे कहता है कंपनी के केस में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं AGM के अंदर, ठीक है। हाउएवर अगर आपकी एक गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑडिटर अपॉइंट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन करता है? C&AG। कहते वैसे ही मान लो अगर तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म है और तुम ऑडिट करवा रहे हो तो ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स ही ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। देयर मे बी सिचुएशन, कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जहां गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या करती है? अपॉइंट करती है। ऑडिटर में भी अपॉइंटेड अंडर टैक्स लॉज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। टैक्स वैक्स ऑडिट के लिए कभी कभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी अपॉइंट करती हैं, वो अलग बात है। तो ये तो सिंपल सी बात है, कौन ऑडिटर अपॉइंट करता है इतना सा पढ़ लो तुम। गवर्नमेंट कंपनी है तो C&AG, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो शेयर होल्डर, फर्म है तो पार्टनर्स। कभी कभी लॉ के अनुसार गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी ऑडिटर्स को अपॉइंट करती है, सिंपल सी बात है। अच्छा अब मेरे को बताओ, टू whom द रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर। सारे बच्चे रिपोर्ट किसको सबमिट करते हो? मान लो तुम एकदम सूटेड बूटेड ऑडिटर हो, तुमने जाके ऑडिट कर दी, तुम रिपोर्ट किसको सबमिट करोगे? ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट किसको दी जाती है? बताओ। जिसके लिए, मुझे एक बात बताओ, जिसने तुम्हें अपॉइंट किया उसी को तुम रिपोर्ट करोगे। अगर मुझे तुमने अपॉइंट किया तो मैं तुम्हें ही रिपोर्ट करूंगी। अब जैसे कंपनी है, मुझे किसने अपॉइंट किया है? शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है, तो कंपनी रिपोर्ट भी किसको देती है? सबमिट टू द पर्सन हु इज मेकिंग द अपॉइंटमेंट। भाई तुम्हारा अपॉइंटमेंट जिसने किया है तुम उसी को तो रिपोर्ट ही दोगे ना। अगर तुम कंपनी हो तो तुम शेयर होल्डर्स को दोगे, और तुम फर्म हो तो पार्टनर्स को दोगे, सिंपल सी बात है। कहते हैं जिसने तुम्हें अपॉइंट किया, रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द पर्सन टू हु मेक्स योर अपॉइंटमेंट। जो तुमको अपॉइंट कर रहा है उसी को रिपोर्ट करोगे। तो कंपनी के केस में तुम्हें शेयर होल्डर अपॉइंट करें तो शेयर होल्डर को करोगे, पार्टनर के केस में किसको करोगे?
पार्टनर्स को करोगे, पार्टनर्स ने अपॉइंट किया ना फर्म में, तो पार्टनर्स को रिपोर्ट करोगे, सिंपल। अच्छा, तुमको कुछ याद आ रहा है क्या सारे बच्चों को? एनुअल जनरल मीटिंग में एजीएम के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस बोर्ड रिपोर्ट प्लस ऑडिट रिपोर्ट, ये तीन चीजें शेयर होल्डर्स के सामने रखी जाती है, याद आ रहा है एवरीबडी? चैप्टर 9 बेटा, शेयर होल्डर्स के सामने एजीएम में रखा जाता है, याद आ रहा है बेटा? तो एजीएम में कौन आते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स आते हैं। तो आप अपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बोर्ड रिपोर्ट को, ऑडिट रिपोर्ट को किसको प्रेजेंट करते हो? शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करते हो एनुअल जनरल मीटिंग में, राइट? लेड डाउन इन द एजीएम। वेरी वेरी गुड। तो बेटा ऑफ कोर्स यार मैडम, हमको जो अपॉइंट करेगा हम उसी को तो रिपोर्ट करेंगे ना, ऑफ कोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेसिक बात है ये तो। अच्छा, वेरी वेरी गुड। ये तो चिंटर चिंटर बातें तुम पढ़ लिए। क्या पढ़े तुमने क्या पढ़ा अभी? तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। मेन मुद्दा तो मैं अब पढ़ाऊंगी तुम्हें। हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, ये तुम लॉ में भी पढ़कर आए थे। किसको रिपोर्ट दी जाती है ये भी तुम्हें पता है। अब मैं तुम्हें एक चार्ट समझाने वाली हूं। क्या हो तैयार? सारे बच्चे तैयार हो चार्ट समझने के लिए? एवरीबडी, सारे बच्चे। अब ये चार्ट एक ऐसा चार्ट है बेटा जो तुम्हारी स्टडी मैट में नहीं है, जो तुम्हारी किसी भी बुक में नहीं है। ये चार्ट मैंने बनाया है, और अगर तुमने ये चार्ट समझ लिया ना तो आगे का चैप्टर 1 तुम्हारे लिए पानी पानी हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, अब आगे बचा हुआ चैप्टर 1 कुछ भी नहीं है। हालांकि कल की क्लास में हम चैप्टर 1 खत्म भी कर देंगे। ओके, इन टुमारोज क्लास वी विल कंप्लीट चैप्टर नंबर 1। लेकिन आज तुम्हें जो चार्ट मैं पढ़ाऊंगी उस चार्ट को अच्छे से समझना होगा। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछना, डाउट आएगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बढ़िया से समझाऊंगी। सारे बच्चे तैयार हैं क्या समझने के लिए? एवरीबडी इज रेडी। और अलर्ट होके सुनना। अगर तुम अलर्ट होके नहीं सुनोगे ना तो तुम्हारा ही लॉस हो जाएगा, फिर तुम बोलोगे मैडम हमें समझा नहीं। तो अलर्ट होके सुनना पहले तो, ठीक है? सबका, कोई भी बच्चा अगर इधर उधर देख रहा है, इंस्टाग्राम पे रील इधर उधर देख रहा है, या इधर उधर तुम्हारा ध्यान था, या सपनों में किसी के और के सपनों में खोए हुए हो, तो इधर उधर आ जाओ। अभी बात मत देखो सपना। ये इतना सा चार्ट अगर तुमने समझ लिया, ये इतना सा चार्ट है, इतना सा चार्ट अगर तुमने समझ लिया ना तो तुम्हारा बाकी बचा हुआ चैप्टर 1 तुम्हारे लिए पानी पानी हो जाएगा। ठीक है? ओके, एवरीबडी चलो, डिफरेंट सर्विसेज। देखो ऑडिटर बेटा, सारे बच्चे अलर्ट अलर्ट अलर्ट। ओके, डिफरेंट सर्विसेज ऑफ एन ऑडिटर। बेटा एक आदमी, जैसे मेरे को एज एन एग्जाम्पल रखते हैं, ठीक है? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूं, मतलब व्हाट आर द सर्विसेज दैट एन ऑडिटर कैन प्रोवाइड, राइट? तो कहते हैं 2 टाइप की सर्विसेज होती है। एक काम, चलो यहीं से पढ़ लेते हैं, किधर गया? 2 टाइप की सर्विसेज होती है। एक होती है अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, एक होती है नॉन अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है मैडम? अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, नॉन अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, 2 टाइप की सर्विसेज हो गई। 2 कैटेगरीज में मैंने सर्विसेज को डाल दिया। एक हो गई अश्योरेंस रिलेटेड, एक हो गई नॉन अश्योरेंस रिलेटेड। ठीक है? ओके, अश्योरेंस वर्ड का मतलब क्या है? अश्योरेंस वर्ड का मतलब है, अश्योरेंस वर्ड का मतलब है जब ऑडिटर क्या दिलाता है? भरोसा दिलाता है। अश्योरेंस देना मतलब भरोसा देना, भरोसा दिलाना, जब ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज मतलब वो सर्विसेज जहां ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। ऑडिटर भरोसा दिलाता है लोगों को। भरोसा कैसे दिलाता है? ओपिनियन देके। जैसे ऑडिट में ऑडिटर क्या देता है? रीजनेबल अश्योरेंस देता है। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करके ओपिनियन देता है ना, लोगों को भरोसा दिलाता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं है। तो अश्योरेंस सर्विसेज मतलब वो सर्विसेज जहां ऑडिटर लोगों को भरोसा दिला रहा है। कैसे? ओपिनियन देके। अश्योरेंस में ऑडिटर ओपिनियन देता है। ठीक है? तो कहते हैं 2 तरह की सर्विसेज हो गई। कौन सी?
एक हो गई अश्योरेंस रिलेटेड, जहां ऑडिटर अपना क्या देता है, ओपिनियन देता है, और एक हो गई नॉन अश्योरेंस, जहां ऑडिटर कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, नो ओपिनियन। ठीक है, तो दो कैटेगरीज में सर्विसेज डिवाइड हो गई। ठीक है, हाँ जी मैडम। अब इधर आओ, अश्योरेंस रिलेटेड सुनना बेटा। जब ऑडिटर, ये अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज दो पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। जब ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ये आपका साल है 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23, ये साल जब खत्म हो जाता है तब हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये साल खत्म होने के बाद ये चीजें पास्ट की चीजें हैं, पास्ट इवेंट्स हैं, पास्ट इवेंट्स का हमने क्या बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कहता है ऑडिटर एक तो अश्योरेंस रिलेटेड सर्विस देता है, नॉन अश्योरेंस रिलेटेड सर्विस देता है। अब अश्योरेंस में भी जब ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतना डीपली चेक करता है कि वो रीजनेबल अश्योरेंस देता है, मतलब हाई लेवल। रीजनेबल अश्योरेंस कैसा अश्योरेंस होता है, हाई लेवल का अश्योरेंस देना। मतलब ऑडिटर जब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत डीपली चेक करता है, एक एक चीज चेक करता है और हाई लेवल का अश्योरेंस देता है, मतलब रीजनेबल अश्योरेंस देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट कहते हैं, राइट। और ऑडिट कैसे की जाती है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से की जाती है। ठीक है, ओके। जब बेटा ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उतना डिटेल में नहीं चेक कर रहा, थोड़ी बहुत चेकिंग कर रहा है और लिमिटेड अश्योरेंस दे रहा है। लिमिटेड अश्योरेंस मतलब बहुत लो लेवल का अश्योरेंस, बहुत ही लो लेवल का अश्योरेंस। जैसे ऑडिटर सिर्फ ये देख रहा है, सिर्फ इतना चेक करने आया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स के हिसाब से बने कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स के हिसाब से बने कि नहीं, सिर्फ इतना चेक कर रहा है ऑडिटर। देखो ऑडिट में तो ऑडिटर डिटेल में चेकिंग करता है, ये हर एक चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई है वो सही है कि नहीं, तो उसे कहते हैं ऑडिट, जिसमें आप रीजनेबल अश्योरेंस देते हो। अब बेटा इस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप लिमिटेड चेकिंग कर रहे हो, सिर्फ इतना देख रहे हो अरे बुक्स के हिसाब से बने हैं कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस। अब जो लिखा है वो सही लिखा है, उतना नहीं चेक कर रहा है ऑडिटर, बस इतना देख रहा है बुक्स के हिसाब से बना है कि नहीं, लिमिटेड चेकिंग कर रहा है। तो बेटा जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेड चेकिंग करते हो और ऑडिटर अपना जो ओपिनियन दे रहा है ना, वो लिमिटेड अश्योरेंस दे रहा है, मतलब ऑडिटर कोई हाई लेवल का अश्योरेंस नहीं दे रहा कि मैंने सब चेक किया है, सब कुछ ठीक है, नहीं। ऑडिटर कह रहा है भैया देखो बुक्स के हिसाब से बने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने उतनी डिटेल चेकिंग नहीं की। ऑडिटर लिमिटेड अश्योरेंस दे रहा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा, रिव्यू। इसे क्या कहते हैं, रिव्यू करना। जब ऑडिटर डिटेल में चेकिंग करता है और रीजनेबल अश्योरेंस देता है उसे कहते हैं ऑडिट, जो आप स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से करते हो। जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लिमिटेड चेकिंग कर रहे हो, मान लो मेरे को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा बहुत चेक करवाना चाहती हूँ, बैंक ने बोला रिव्यू करवा के ले आओ, तो बैंक बोल रहा है अरे तुम ना इतना चेक करवा के ले आओ कि बुक्स के हिसाब से बना है ना सब कुछ, तो मैं क्या करवाऊंगी, रिव्यू। रिव्यू मतलब ऑडिटर आके यहाँ पे लिमिटेड भरोसा देगा, यहाँ पे ऑडिटर ओपिनियन देगा ना, तो ऑडिटर कहेगा देखो मैंने इतनी डिटेल में तो चेकिंग की नहीं, बस इतना चेक किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स के हिसाब से बने हैं कि नहीं, तो मैं क्या दे रहा हूँ, लिमिटेड अश्योरेंस दे रहा हूँ, कोई हाई लेवल का अश्योरेंस नहीं दे रहा कि सब कुछ ठीक लिखा है। ऑडिटर कह रहे हैं मैंने तो बेसिक चीजें चेक की है, मैं लिमिटेड अश्योरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, रिव्यू कहते हैं। और रिव्यू आप कैसे करते हो, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के हिसाब से। जैसे ऑडिट आप करते हो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से, जिसे कहते हैं एसएस। रिव्यू आप कैसे करते हो, SRE के हिसाब से, मतलब स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के हिसाब से। तो कहता है जब आप अश्योरेंस दे ही रहे हो, भरोसा दे ही रहे हो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके भरोसा दे रहे हो, हाई लेवल का भरोसा दे रहे हो, तो उसे कहेंगे ऑडिट, जो आप एसएस के हिसाब से करेंगे। जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हो लेकिन लिमिटेड चेकिंग कर रहे हो, लिमिटेड भरोसा दे रहे हो, उसे कहेंगे रिव्यू, जो आप किसके हिसाब से करोगे, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के हिसाब से करोगे। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा है ऑडिटर अगर अश्योरेंस दे रहा है, पर ऑडिटर अश्योरेंस मतलब अश्योरेंस देना मतलब ओपिनियन देना, भरोसा दिलाना। कहता है ऑडिटर ओपिनियन हिस्टोरिकल चीजों को लेके नहीं दे रहा, यहां पे तो हिस्टोरिकल चीजों को लेके दे रहा था। कहता है जब ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने नहीं आया, मतलब जो बीत गया पास्ट में, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने नहीं आया, ऑडिटर को बुलाया गया है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। प्रोस्पेक्टिव मतलब कंपनी ने हो सकता है साल 24-25 का बजट बनाया है, कंपनी ने साल 24-25 का एक फोरकास्ट बनाया है,
कंपनी ने साल 24-25 का एक फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कंपनी ने आगे आने वाले साल का 24, 25, 25, 26 ये फाइनेंशियल ईयर जो आगे फ्यूचर में आएंगे, इनका क्या बनाया है, फोरकास्ट प्रिपेयर किया है। तो आपको एज आपको बुलाया गया है ये फोरकास्ट को चेक करने के लिए। आज का करंट ईयर है फाइनेंशियल ईयर 23-24। तुम्हें बुलाया गया है, हिस्टोरिकल चीजों को चेक करने नहीं बुलाया गया, तुम्हें ये फोरकास्ट को चेक करने के लिए बुलाया गया है। तो क्या तुम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे हो? नहीं, तुम तो क्या कर रहे हो, तुम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे हो। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो फ्यूचर में आएगा उसको चेक, फोरकास्ट को चेक करने के लिए बुलाया है। या फिर हो सकता है तुम्हें कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने बुलाया हो, या फिर हो सकता है तुम्हें कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स, कंपनी के कंट्रोल ठीक से चल रहे हैं कि नहीं उसको चेक करने के लिए तुम्हें बुलाया है, उस पर तुम ओपिनियन देने वाले हो। या हो सकता है तुम्हें बुलाया हो कि यार ऑडिटर, हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब हमारा अकाउंटिंग सिस्टम ढंग से डिजाइंड है कि नहीं, उसको चेक करके ओपिनियन दो। अदर देन हिस्टोरिकल कोई भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल चीज को चेक करने के लिए बुलाया है, अदर देन हिस्टोरिकल। जैसे फाइनेंशियल मतलब तुम्हें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए बुलाया है, तुम्हें हो सकता है कंपनी का इंटरनल कंट्रोल चेक करो और ओपिनियन दो, या तुम हमारा अकाउंटिंग सिस्टम चेक करो और उस पर ओपिनियन दो। तो ये हो गए हिस्टोरिकल, अदर देन हिस्टोरिकल चीजों पे तुम्हें ओपिनियन देने के लिए बुलाया है। हिस्टोरिकल चीजों पे ओपिनियन देने बुलाया है तो या तो ये ऑडिट हो गया या तो ये रिव्यू हो गया। अगर तुम हाई लेवल का अश्योरेंस दोगे तो ऑडिट, लिमिटेड अश्योरेंस दोगे तो रिव्यू। अब तुम्हें हिस्टोरिकल चीजों को चेक करने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें प्रोस्पेक्टिव या तो फोरकास्ट के लिए चेक बुलाया है, या कोई अदर देन फाइनेंशियल चीज जैसे इंटरनल कंट्रोल चेक करने बुलाया, कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम बढ़िया है कि नहीं उसे चेक करने के लिए बुलाया। तो यहां पे बेटा आप क्या देते हो, यहां लिमिटेड लिखा है, यहां पे आप मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस देते हो। मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। रीजनेबल तो सबसे ऊपर हो गया, ये तो सबसे हाई हो गया। लिमिटेड मतलब लो, मॉडरेट मतलब बीच का। आप इतना चेक करते हो कि आप मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस दे सको, बीच का एक अश्योरेंस। इसको आप कैसे करते हो, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट के हिसाब से करते हो। जैसे ऑडिट आप कैसे करते हो, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से। रिव्यू कैसे करते हो, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू के हिसाब से। और आप जब अदर देन हिस्टोरिकल चीजों को चेक करते हो तो आप कैसे चेक करते हो, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट के हिसाब से चेक करते हो। स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट के हिसाब से चेक करते हो। अच्छा, अब मैडम नॉन अश्योरेंस मतलब क्या होता है? ये तो अश्योरेंस हो गया, हिस्टोरिकल एंड नॉन हिस्टोरिकल। मैम नॉन अश्योरेंस मतलब जहां ऑडिटर कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, ऑडिटर को कोई ओपिनियन देने के लिए बुलाया ही नहीं है। मान लो कंपनी ने तुम्हें बुलाया है कि हमारी मदद कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, तुमको कोई अश्योरेंस देने के लिए नहीं बुलाया कंपनी ने, तुमको कोई ओपिनियन वगैरह नहीं देने के लिए बुलाया। कंपनी ने तुम्हें बुलाया, अरे आप सीए हो क्या, अच्छा अरे आप इधर आओ, प्रैक्टिशनर आप इधर आओ ना, यार आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद कर दो ना। मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं पर मैनेजमेंट को नहीं आ रहे बनाने, आधे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं समझ में आ रहे मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट ने तुम्हें बुलाया, इधर आओ ना, अरे हमारी मदद कर दो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। तो तुम्हें कोई ओपिनियन देना है क्या? नहीं, तुम्हें बस मैनेजमेंट की मदद करनी है। तो यहां पे ये नॉन अश्योरेंस हो गया, नॉन अश्योरेंस हो गया, राइट। तो कंपनी ने तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बुलाया है कि यार ये हमारी मदद कर दो, ठीक है। चलो एवरीबडी समझा? चलिए जी, ऑडिट सिर्फ सीए कर सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे समझोगे मौसमी, धीरे धीरे आएगा बेटा, सब समझोगे। अच्छा, अब मेरे को आप लोग वापस से, कोई भी बच्चा यहां पे आएगा और मेरे साथ वापस से एक बार ये चार्ट बनाए, मतलब तुमको नहीं बनाना है, स्क्रीन पे देखो और तुम मेरे को बोलो, मुझे बताओ सर्विसेज। आपकी बुक में ये चार्ट कहीं पे नहीं बना हुआ, ना ही स्टडी मैट में, कहीं पे भी नहीं बना हुआ, ये मैं बनवाती हूं। इससे आपका पूरा चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चे वापस से मेरे साथ एक बार ये चीज बनाएंगे। चलो एवरीबडी इधर आओ। 2 तरीके की सर्विसेज होती है बेटा, एक हो गई अश्योरेंस रिलेटेड, दूसरी क्या हो गई, नॉन अश्योरेंस रिलेटेड। 2 कैटेगरीज में सर्विसेज डिवाइड हो गई, एक हो गई अश्योरेंस रिलेटेड, एक हो गई नॉन अश्योरेंस। मैडम ये अश्योरेंस वर्ड का मतलब क्या है?
अश्योरेंस वर्ड का मतलब जिन सर्विसेज में ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, जहां ऑडिटर लोगों को भरोसा दिलाता है या ओपिनियन देता है, चाहे हाई लेवल का भरोसा दिलाए या कम लेवल का भरोसा दिलाए, भरोसा दिलाता है, अपनी एक रिपोर्ट इशू करके भरोसा दिलाता है, ओपिनियन देता है, उसे कहते हैं अश्योरेंस रिलेटेड। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, अश्योरेंस रिलेटेड भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हो, और कितना चेक कर रहे हो बेटा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप डिटेल में चेक कर रहे हो, डिटेल में। और क्या प्रोवाइड कर रहा है ऑडिटर? ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इतनी चेकिंग कर रहा है, इतना डिटेल में चेक कर रहा है कि लोगों को वो हाई लेवल का भरोसा दिला रहा है कि मैंने चेक किया है ना, तो मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है, हाई लेवल का भरोसा दिला रहा है, ऐसा ओपिनियन दे रहा है कि लोगों को रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करे, हाई लेवल का भरोसा दिलाए। इसको क्या कहते हैं बेटा, बताओ? जब ऑडिटर, अभी अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक क्या हो गया? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा मुझे बताओ, जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिटेल में चेक करते हो और लोगों को हाई लेवल का भरोसा दिलाते हो, इसे क्या कहते हैं? हाई लेवल का अश्योरेंस होता है ये, हाई लेवल का भरोसा दिलाना, हाई लेवल अश्योरेंस। इसे क्या कहते हैं बेटा? वेरी वेरी गुड मैडम, इसका मतलब है ऑडिटर, मतलब आप क्या कर रहे हो? ऑडिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ऑडिट। और ऑडिट कैसे की जाती है? एज पर एसेज की जाती है। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताओ, जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत ही लिमिटेड तरीके से चेक कर रहे हो, उतना चेकिंग नहीं कर रहा ऑडिटर, डिटेल में उतने ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर रहा, थोड़े बहुत चेकिंग कर रहा है, लिमिटेड चेकिंग कर रहा है, इसको क्या कहते हैं बेटा? इस तरह की सर्विस को क्या कहते हैं? ये लो लेवल का अश्योरेंस है। ऑडिटर बहुत ज्यादा भरोसा दिला ही नहीं रहा है लोगों को कि मैंने चेक कर लिया ना, मतलब सही है, इतना भरोसा तो दिला ही नहीं रहा है, वो तो लो लेवल का अश्योरेंस दे रहा है। इसे क्या कहते हैं? रिव्यू करना। और रिव्यू आप कैसे करते हो? रिव्यू के लिए क्या इशू किया हुआ है? SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट इशू किया हुआ है। ठीक है, ओके ओके। अब मुझे बताओ, जब आप ओपिनियन तो दे रहे हो लेकिन हिस्टोरिकल चीजों पे ओपिनियन नहीं दे रहे, तुमको ओपिनियन देने के लिए बुलाया है लेकिन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने नहीं बुलाया, तुमको हो सकता है नॉन हिस्टोरिकल चीजों को चेक करने के लिए बुलाया है। अब वो फाइनेंशियल चीज भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल चीज भी हो सकती है। जैसे हो सकता है तुम्हें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए बुलाया है, मतलब फोरकास्ट वगैरह चेक करने के लिए बुलाया है, या हो सकता है तुम्हें बुलाया है कि ऑडिटर हमारे इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करके अपना ओपिनियन दो, या हो सकता है ऑडिटर हमारे अकाउंटिंग सिस्टम ढंग से डिजाइंड है क्या, उसको चेक करके आप अपना ओपिनियन दो। तो मतलब आपको नॉन हिस्टोरिकल चीजों के लिए बुलाया गया है। हो सकता है किसी फाइनेंशियल चीज के लिए बुलाया हो सकता है नॉन फाइनेंशियल चीज चेक करने के लिए बुलाया हो। तो ये आप कैसे करते हो? इसमें आप मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस देते हो, ना हाई ना लो, ओके ओके लेवल का अश्योरेंस देते हो। और इसको आप कैसे करते हो? स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट के हिसाब से करते हो। स्टैंडर्ड ऑन SAE, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट के हिसाब से करते हो। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो क्या हो गया जिसमें आपने ओपिनियन दिया, ये एक हो गया हिस्टोरिकल, एक हो गया नॉन हिस्टोरिकल। नॉन अश्योरेंस मतलब कोई ओपिनियन नहीं देना। जैसे हो सकता है क्या तुम्हें किसी कंसल्टेंसी के लिए बुलाया हो, कोई एडवाइजरी के लिए बुलाया हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करने में, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद कर दो, या हमें इस चीज की कंसल्टेंसी दे दो, यार हमें इस चीज की एडवाइजरी दे दो, तो तुम्हें ओपिनियन थोड़ी देना है, तुम्हें तो मदद करनी है मैनेजमेंट की। तो इसको कहते हैं नॉन अश्योरेंस, जहां पे कोई ओपिनियन नहीं देना। कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, मदद करने के लिए बुलाया है, तो ये हो गया नॉन अश्योरेंस रिलेटेड। सबको समझा बेटा? अब एक बार आप क्या करेंगे, इसे खुद से रीड करेंगे, इसे एक बार खुद से रीड करो, जब हो जाए तो बोलना मैडम डन,
और अगर किसी को डाउट है तो फिर से पूछो। चलो पहले आप इसको अच्छे से खुद से पढ़ो। मैं तुम्हें समय देती हूं, मैं पानी पीती हूं जब तक तुम इसे पढ़ोगे। तुमको इसको नोट डाउन नहीं करना है, तुम्हारी समरी बुक में मैंने ये बनाया हुआ है। इतना सा तुमने समझ लिया ना तो तुम्हारा पूरा चैप्टर 1 हो गया है ऑलमोस्ट। अब तुम्हें आगे आने वाली बातें एकदम सिंपल समझ में आएगी। किसी को भी कोई डाउट है तो पहले पूछोगे, इस चार्ट का डाउट है तो। अलग अलग टाइप की सर्विसेज की बातें हो रही है, अलग अलग टाइप की सर्विसेज। कुछ सर्विसेज जो अश्योरेंस वाली सर्विसेज है, जहां ओपिनियन दिया जाता है, जहां कोई ओपिनियन नहीं दिया जाता। अब ओपिनियन भी जब इस पे दे रहे हो या अदर देन हिस्टोरिकल पे दे रहे हो, ऑडिट को याद कैसे रखे बेटा? जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट्स याद रखते हो, रिवाइज करके। अगर आप क्लास में ध्यान दोगे दीक्षा तो क्लास में ही याद हो जाएगा, ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैम प्रोस्पेक्टिव फोरकास्ट का मीनिंग एक बार बता दीजिए। फोरकास्ट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फोरकास्ट। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है बेटा? इधर आओ चलो। प्रोस्पेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे हिस्टोरिकल वर्ड का मतलब होता है जो बीत गया उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो आएगा। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ये तुम्हारा मान लो करंट ईयर है, साल 23-24 तुम्हारा करंट ईयर है। अब मान लो तुम कोई आईपीओ वगैरह लाना चाहते हो तो तुमने फोरकास्ट बनाया है, लोगों को दिखाने के लिए फोरकास्ट बनाया है। साल 24-25 का फोरकास्ट बनाया है, 25-26 का तुमने फोरकास्ट बनाया। फोरकास्ट मतलब आगे आने वाला साल 24-25 कैसा होगा, हम इतना प्रॉफिट करेंगे, हमारा इतना टर्नओवर होगा, हम इतना ग्रोथ करेंगे। तो ये प्रोस्पेक्टिव है। ये अभी आ गया क्या? 25-26 क्या है? साल 25-26 आ गया क्या? तुम हो, अभी तो तुम्हारा करंट ईयर ये चल रहा है। तुम मान लो आईपीओ लाना चाहते हो तो तुमने फोरकास्ट प्रिपेयर किया है कि देखो हम आगे इतना ग्रोथ करेंगे, हमारी इतनी सेल्स होगी, साल 25-26 में हमारा इतना टर्नओवर होगा। तो इसे क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो आएंगे साल। फोरकास्ट बनाते हो ना आप, फोरकास्ट, कंपनीज फोरकास्ट बनाती है क्या कि आगे आने वाले 5 साल हमारे ऐसे होंगे, हमारा टर्नओवर इतना होगा, हमारा सेल्स इतना होगा, हमारी प्रॉफिट इतनी होगी। तो वो क्या है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं आसद, इंटरनल ऑडिटर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट बेटा। मैम नॉन अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज में ऑडिटर को जॉब में रखते क्या? जरूरी नहीं है, और भी कोई प्रोवाइड कर सकता है। कोई भी अकाउंटिंग टेक्नीशियन मदद कर सकता है मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। ठीक है चलो, ओके ओके। एवरीबडी, तुम्हें भी बुला सकते हैं, तुम सीए हो, तुम्हें भी बुलाया जा सकता है। तुम्हें भी बुलाया जा सकता है ये नॉन अश्योरेंस वाली चीजों के लिए। हो सकता है कोई और जिसको अकाउंट्स की नॉलेज हो उसको भी बुलाया जाए, है ना? ठीक है चलो, सब बच्चों को समझा। डिफरेंट, अभी भी किसी को डाउट है? एनीबडी एनी डाउट? अगर है तो अभी भी पूछो, फिर मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगी। किसी को भी अभी डाउट है? हाँ जी बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे, क्लियर है मैडम? क्लियर है, नहीं है डाउट? अच्छा, अब तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अब हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? अब यहां पे आपकी बुक में हम किसकी बात करेंगे? मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करेंगे। मतलब सिर्फ इस पॉइंट की बात हो रही है अभी, ये पॉइंट की। अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब इसकी, ये जो तुमने पढ़ा, इसकी बात हो रही है। नॉन अश्योरेंस की बात नहीं हो रही। ये कह रहा है अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात हो रही है, मतलब इतनी बात हो रही है, इतनी, इसकी बात हो रही है। अश्योरेंस की बात हो रही है, दैट इज इतनी बात आपकी हो रही है। ओके चलो, अब ये क्या कहता है देखना।
मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले आप मेरे साथ यहां पे आओ, पहले एलिमेंट्स पढ़ोगे, उसके बाद ये अपने आप समझ में आ जाएगा। कहता है अश्योरेंस एंगेजमेंट के क्या एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जो तुमने अश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ी, ये जो अश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ी, इसके क्या एलिमेंट्स है, इसके क्या एलिमेंट्स है, तुम्हें ये पूछा जा रहा है इसके क्या एलिमेंट्स है, तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। आओ बेटा, पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, कहता है देखो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है, 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है। अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है, मतलब चाहे आप अश्योरेंस में आपने क्या पढ़ा था बेटा, वापस से देख, अश्योरेंस में आपने पढ़ा था, हो सकता है आप हिस्टोरिकल चीजों को लेकर अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो सकता है नॉन हिस्टोरिकल चीजों को कर रहे हो। अब इसमें भी तुमने पढ़ा था, एक होता है ऑडिट, एक होता है रिव्यू, और यहाँ पे नॉन हिस्टोरिकल मतलब हो सकता है तुम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने वगैरह आए हो, ठीक है, ये हो गया नॉन हिस्टोरिकल, इसे कहते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब कहते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में ना बेटा 3 पार्टीज होते हैं, कहता है 3 पार्टी रिलेशनशिप है। कौन से हो गए 3 पार्टी, एक प्रैक्टिशनर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक यूजर। बहुत सिंपल है, मतलब मैडम चलो एग्जाम्पल देते हैं। कहता है अश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टी रिलेशनशिप है। एक हो गया प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर मतलब जो आदमी आके अश्योरेंस देता है। कहता है अ प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन, प्रैक्टिशनर मतलब वो आदमी जो अश्योरेंस देता है, मतलब ऑडिट करने कौन आता है, ऑडिटर। तो कहता है द टर्म प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर। कहता है जो आदमी, सारे बच्चे इधर आओ, सारे बच्चे इधर आओ, अश्योरेंस में 3 पार्टीज होते हैं। कहता है पहला होता है प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर मतलब जो अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। वर्ड क्या यूज हुआ है बेटा, प्रैक्टिशनर, वर्ड ऑडिटर यूज नहीं हुआ। क्यों, कहता है प्रैक्टिशनर वर्ड ऑडिटर वर्ड से ब्रॉडर है। क्यों, ऐसा क्यों बोला गया है, तो मुझे बताओ। ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ऑडिट तो सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की होती है, पर मुझे बताओ प्रैक्टिशनर तो अश्योरेंस जरूरी नहीं है हिस्टोरिकल चीजों पे दे, आप नॉन हिस्टोरिकल चीजों को भी तो अश्योरेंस देते हो ना। तो कहता है अश्योरेंस एंगेजमेंट में पहली पार्टी है प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर मतलब वो जो आएगा और अपना ओपिनियन देगा। कहता है यहां वर्ड यूज हुआ है प्रैक्टिशनर, यहां ऑडिटर वर्ड यूज नहीं हुआ, क्योंकि ऑडिटर तो सिर्फ ऑडिट करता है किसकी, हिस्टोरिकल चीजों की, पर जो प्रैक्टिशनर है वो तो नॉन हिस्टोरिकल चीजों के ऊपर भी एश्योरेंस देता है। मुझे बताओ अगर आप वर्ड यहां यूज करते ऑडिटर, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहां पे वर्ड यूज कर देते ऑडिटर, तो ऑडिटर तो सिर्फ ऑडिट तक सीमित हो गया ना, और वो भी हिस्टोरिकल चीजों की ऑडिट करना। पर मैडम अश्योरेंस में तो हम नॉन हिस्टोरिकल चीजों पर भी ओपिनियन देते हैं, तो अगर हम सिर्फ वर्ड यूज कर देंगे ऑडिटर, तो ऑडिटर तो ऑडिट तक सीमित हो जाएगा, पर अश्योरेंस तो हम नॉन हिस्टोरिकल चीजों पे भी देते हैं, ओपिनियन तो हम नॉन हिस्टोरिकल चीजों पे भी देते हैं, राइट। तो कहता है इसके लिए वर्ड यूज हुआ है प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर वर्ड जो है ऑडिट वर्ड से ब्रॉडर है। क्यों, क्योंकि ऑडिट तो सिर्फ हिस्टोरिकल चीजों की आप कर रहे हो, हिस्टोरिकल फाइनेंस इतना सा कवर करोगे। अगर आप प्रैक्टिशनर वर्ड यूज करोगे तो प्रैक्टिशनर तो नॉन अश्योरेंस मतलब अदर देन हिस्टोरिकल चीजों पे भी अश्योरेंस देता है, अदर देन हिस्टोरिकल चीजों पे। सबको समझा क्या, पहला पॉइंट। प्रैक्टिशनर मतलब कहता है अश्योरेंस एंगेजमेंट में, अश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टी हो गए। पहले जो अश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, अब प्रैक्टिशनर क्या हो गया, जो अश्योरेंस दे रहा है, अश्योरेंस मतलब जो ओपिनियन दे रहा है। कहता है वर्ड यूज किया है प्रैक्टिशनर, ऑडिटर वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि अगर हम ऑडिटर वर्ड यूज करेंगे तो ऑडिट तो सिर्फ हिस्टोरिकल चीजों की होती है, पर हम अश्योरेंस तो नॉन हिस्टोरिकल चीजों पे भी देते हैं, तो इसलिए वर्ड यूज किया है प्रैक्टिशनर। समझा सबको, यहां पे ऑडिटर वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि ऑडिट वर्ड यूज कर देते तो ये सिर्फ ऑडिट तक सीमित रहता, वो भी हिस्टोरिकल चीजों की। पर अश्योरेंस तो तुम नॉन हिस्टोरिकल चीजों पे भी देते हो, नॉन हिस्टोरिकल चीजों पे भी तो ओपिनियन देते हो, जैसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी तो ओपिनियन देते हो। तो अगर ऑडिटर वर्ड यूज करोगे तो ऑडिट तो सिर्फ हिस्टोरिकल चीजों से रिलेटेड है, ऑडिट तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है। तो कहता है वेरास प्रैक्टिशनर तो अश्योरेंस नॉन हिस्टोरिकल चीजों पे भी देता है, तो वर्ड यूज हुआ है प्रैक्टिशनर। सबको समझा, सारे बच्चों का जवाब चाहिए मेरे को, सारे बच्चों का, चलो जल्दी दो।
सभी बच्चे। तो वर्ड यूज किया गया है प्रैक्टिशनर। तो कहता है अश्योरेंस देने वाला, ओपिनियन देने वाला कौन हो गया? प्रैक्टिशनर हो गया। अच्छा, एक हो गई रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब वो, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब वो जिसने सब्जेक्ट मैटर को बनाया। मतलब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, जब आप अश्योरेंस देने जाते हो, ओपिनियन देने जाते हो, तो आप हिस्टोरिकल चीजों को मान लो चेक करने गए हो, मान लो आप ऑडिट कर रहे हो, तो ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? तुम ऑडिट करने गए हो, तुम तो हो गए प्रैक्टिशनर, तुम तो हो गए, वर्ड यूज करूंगी प्रैक्टिशनर, ठीक है। तुम जिस चीज को चेक करने गए हो वो चीज बनाई किसने है? ये सब्जेक्ट मैटर जिसको तुम चेक करने गए हो, जिसपे तुम ओपिनियन दोगे। सब्जेक्ट मैटर मतलब वो चीज जिस पर तुम ओपिनियन दोगे। जैसे ऑडिटर ऑडिट करेगा तो किस पे ओपिनियन देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। रिव्यू करोगे तो आप किस पे ओपिनियन दोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। मान लो नॉन हिस्टोरिकल चीज को चेक कर रहे हो, जैसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट मैटर जिसको तुम चेक करने गए हो, वो किसने बनाया? उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। वेरी गुड बेटा, मैनेजमेंट। तो कहता है दूसरी पार्टी हो गई मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिन्होंने सब्जेक्ट मैटर बनाया, जिसको तुम चेक करने गए हो, जिसपे तुम अश्योरेंस दोगे, वो किसने बनाया? हो गई रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और तीसरी पार्टी हो गई बेटा यूजर्स। यूजर्स मतलब वो जिनके लिए तुम रिपोर्ट बना रहे हो। यूजर्स मतलब वो जिनको तुम अश्योरेंस दे रहे हो, टू हुम द अश्योरेंस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। अब जैसे मुझे बताओ, ऑडिट करके तुम ऑडिट रिपोर्ट किसको देते हो? शेयर होल्डर्स को देते हो। तो शेयर होल्डर्स कौन हो गए? यूजर्स। तो कहता है यूजर्स मतलब वो जिनके लिए तुम अश्योरेंस रिपोर्ट बना रहे हो। द जो लोग आपकी रिपोर्ट को पढ़ के डिसीजन लेंगे, पर्सन में यूज द रिपोर्ट टू मेक डिसीजन। वो लोग जो तुम्हारी रिपोर्ट को पढ़ के क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे। क्रेडिटर, बैंकर्स, क्रेडिटर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ये हो गए यूजर्स जो तुम्हारी रिपोर्ट पढ़कर डिसीजन लेंगे, जिनके लिए तुमने ये रिपोर्ट बनाई है। सारे बच्चों को समझा? तो पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट क्या कहता है? मुझे एक बात बताओ, सिर्फ अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात हो रही है, सिर्फ अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात हो रही है। अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब, देखो मैंने ये चार्ट क्यों बनाया बेटा? ताकि तुमको क्लियर हो जाए। अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब जब आप हिस्टोरिकल चीजों पे अश्योरेंस दोगे, हिस्टोरिकल चीजों पे जब आप बेटा ओपिनियन दोगे, तो एक हो सकता है तुम ऑडिट करने जाओ, हो सकता है रिव्यू के लिए बुलाया हो। ऑडिट में तो तुम बहुत चेकिंग करते हो, रीजनेबल अश्योरेंस देते हो। रिव्यू में तुम लिमिटेड चेकिंग करते हो, तुम उतना ज्यादा अश्योरेंस नहीं देते। हो सकता है तुम्हें नॉन हिस्टोरिकल चीजों को चेक करने के लिए बुलाया हो, मतलब हो सकता है तुम्हें फोरकास्ट वगैरह चेक करने के लिए बुलाया है, हो सकता है तुम्हें इंटरनल कंट्रोल चेक करके ओपिनियन देने के लिए बुलाया है। तो मुझे बताओ, तीन पार्टी को, इसके अंदर तीन पार्टीज क्या हो गए? एक जो अश्योरेंस देगा उसे कहते हैं प्रैक्टिशनर। वर्ड क्या यूज किया? प्रैक्टिशनर। ऑडिटर वर्ड क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि ऑडिटर तो ऑडिट करता है और ऑडिटर वर्ड सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, पर अश्योरेंस तो आप नॉन हिस्टोरिकल चीजों पे भी देते हो। तो कहता है ऑडिटर अगर हम वर्ड यूज करेंगे तो ऑडिटर तो सिर्फ हिस्टोरिकल चीजों से रिलेटेड हो गया, व्हाट अबाउट नॉन हिस्टोरिकल चीजें? इस पे भी तो तुम अश्योरेंस देते हो। तो कहता है तुम वर्ड ऑडिटर यूज नहीं करोगे, ठीक है। तीसरा आपका हो गया रिस्पॉन्सिबल पार्टी, वो जिन्होंने सब्जेक्ट मैटर बनाया। अब ऑडिट करने गए हो तो क्या चेक करने गए हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसने बनाए? मैनेजमेंट ने। तो हो गई रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तीसरा क्या हो गया? यूजर, मतलब जो लोग तुम्हारी रिपोर्ट को पढ़कर डिसीजन लेंगे, फॉर होम द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। सारे बच्चों को समझा? तो ये चार्ट मैंने तुम्हें क्यों बताया? अब तुम्हें तीन एलिमेंट का पहला एलिमेंट समझा, मतलब एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट समझा। सबको समझा क्या बेटा? ये सारे बच्चे मुझे बताओ, पहला पॉइंट, एलिमेंट्स पढ़ रहे हो तुम, एलिमेंट्स में पहला पॉइंट सबको समझा कि तीन पार्टी रिलेशनशिप होता है अश्योरेंस में। ठीक है, ओके है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, दूसरा एलिमेंट क्या है? ये तो पहला एलिमेंट है। कहता है देखो, अश्योरेंस एंगेजमेंट का पहला एलिमेंट है तीन पार्टी रिलेशनशिप, दूसरा एलिमेंट है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? अरे
सब्जेक्ट मैटर मतलब वो इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिशनर एग्जामिन कर रहा है, जैसे ऑडिट कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, वो जिसने बनाए हैं। कहता है जैसे जब आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट, कहता है जब आप ऑडिट करते हो तो आप किसको चेक करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो गए? सब्जेक्ट मैटर। कहते हैं जिस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिशनर चेक करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। वो इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिशनर चेक करके अश्योरेंस दे रहा है, जिस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिशनर चेक कर रहा है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, क्राइटेरिया मतलब क्या हो गया? जिसके हिसाब से चेक कर रहा है। ऑडिट आप किसके हिसाब से कर रहे हो? एसए के हिसाब से। रिव्यू आप किसके हिसाब से कर रहे हो? एसआरई के हिसाब से। और अगर आप अदर देन हिस्टोरिकल चीजों पे अश्योरेंस दे रहे हो तो वो आप कैसे कर रहे हो? एसएई, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट के हिसाब से। तो वो क्या हो गए? क्राइटेरिया। ऑडिट अपने मन से थोड़ी करते हो, एक क्राइटेरिया के हिसाब से करते हो, मतलब बेंचमार्क, जिसको यूज करके तुम सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट कर रहे हो। मतलब जब ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, सब्जेक्ट मैटर को कैसे चेक कर रहे हो? किस बेंचमार्क के हिसाब से चेक कर रहे हो? स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस, रूल्स, रेगुलेशन, जिसके हिसाब से काम कर रहे हो। तो क्राइटेरिया क्या हो गया बेटा? क्राइटेरिया मतलब बेंचमार्क, जिसके हिसाब से सब्जेक्ट मैटर चेक हो रहा है। तो क्राइटेरिया क्या हो गया? क्राइटेरिया मतलब स्टैंडर्ड्स, जिसके हिसाब से तुम काम कर रहे हो। स्टैंडर्ड, गाइडेंस, लॉ, रेगुलेशन, जिसके हिसाब से तुम काम कर रहे हो। तो व्हाट इज क्राइटेरिया? क्राइटेरिया मतलब द बेंचमार्क, जिसके हिसाब से सब्जेक्ट मैटर इवैल्यूएट हो रहा है। अब ऑडिट कर रहे हो किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। कैसे कर रहे हो? एसए के हिसाब से। रिव्यू कर रहे हो कैसे कर रहे हो? एसआरई के हिसाब से। तो दैट इज द बेंचमार्क, जिसके हिसाब से काम हो रहा है, राइट? स्टैंडर्ड्स, ये क्या हो गए? स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, इनके हिसाब से ही काम करोगे ना, अपने मन से थोड़ी ऑडिट कर दोगे। तो स्टैंडर्ड्स मतलब बेंचमार्क, क्राइटेरिया, जिसके हिसाब से काम हो रहा है। ठीक है, चलो ओके। अच्छा, यहां तक किसी को भी कोई डाउट? तुमने 3 एलिमेंट्स पढ़ लिए, किसी को भी कोई डाउट? चलो मैं आपको यहां पे दिखाती हूं, हैंड रिटन नोट्स में तुम पढ़ो। 3 पार्टी, आप क्या पढ़ रहे हो? एलिमेंट्स पढ़ रहे हो। एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। पहला एलिमेंट क्या कहता है? 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। ये 3 पार्टीज, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यूजर, 3 पार्टीज हो गए। इसे खुद पढ़ो बेटा, चलो खुद पढ़ो। कहता है अश्योरेंस में 3 पार्टी होती है, सिंपल बात है। अच्छा, कहते हैं 3 पार्टी के अलावा एक सब्जेक्ट मैटर होता है। सब्जेक्ट मैटर मतलब जो प्रैक्टिशनर चेक करने गया है उसे सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। फिर कहता है एक होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब बेंचमार्क, जिसके हिसाब से सब्जेक्ट मैटर चेक होगा, जैसे स्टैंडर्ड, रूल्स, रेगुलेशन, गाइडेंस, से क्या हो गए? सूटेबल क्राइटेरिया हो गए। यहां तक क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे, जैसे तुम अश्योरेंस दोगे, अश्योरेंस एंगेजमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जब तुम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने गए, नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने गए। अच्छा, अब इसमें भी जब तुम रीजनेबल अश्योरेंस दोगे, जब तुम लिमिटेड अश्योरेंस दोगे, इसमें हो सकता है आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने गए हो सकता है आप इंटरनल कंट्रोल को चेक करने गए हो, इसमें आप मॉडरेट अश्योरेंस दोगे। मुझे बताओ, अश्योरेंस देने के लिए, अश्योरेंस मतलब क्या होता है? ओपिनियन, ओपिनियन देना, ठीक है? हो सकता है तुम इसको चेक करने गए हो सकता है तुम इसको चेक करने गए हो, इसमें भी हो सकता है तुम ऑडिट करने आए हो। अगर ऑडिट करने आए हो तो बहुत ज्यादा चेकिंग करोगे, रिव्यू करने आए हो तो कम अश्योरेंस, आपको तो लिमिटेड अश्योरेंस देना है, लो लेवल का अश्योरेंस देना है, तो कम चेकिंग करोगे। मुझे बताओ, कभी भी जब आप ओपिनियन देते हो कहीं पे भी, आप क्या करते हो? प्रोसीजर्स करते हो क्या? ताकि एविडेंस मिले।
अब तुम्हें अगर ओपिनियन देना है तो तुम्हें सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो आप अपने प्रोसीजर्स करेंगे। जैसे ऑडिट करते हो तो क्या करते हो, ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स करके तुम्हें क्या मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। इन सबूतों के बेसिस आप क्या देते हो, ओपिनियन देते हो। कहता है कभी भी जब आप अश्योरेंस देते हो, ओपिनियन देते हो, तो आप क्या करते हो, अपने प्रोसीजर्स करते हो। जैसे ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट प्रोसीजर्स करते हो, फिर उन्हें उनके बेसिस पे सबूत मिलते हैं, उसके बेसिस पे ओपिनियन देते हो। सही बात है ना। तो कहते हैं जब भी ओपिनियन दोगे तब सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो कहता है अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या इकट्ठे करने पड़ते हैं, सबूत। कहता है देखो चौथा एलिमेंट है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत। सफिशिएंट मतलब अच्छे क्वांटिटी में सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, अप्रोप्रिएट मतलब अच्छे क्वालिटी के सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट मतलब अच्छे क्वांटिटी में सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, और अप्रोप्रिएट मतलब अच्छी क्वालिटी के सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, जब आप ऑडिट करोगे तो ज्यादा सबूत ऑब्टेन करोगे कि रिव्यू में ज्यादा सबूत ऑब्टेन करेंगे, बताओ। यहां पे ऑडिट कर रहे हो ना, तो आप क्या दे रहे हो, ऑडिट कर रहे हो तो आप हाई लेवल का अश्योरेंस दे रहे हो, तो यहां तो आप बहुत ज्यादा सबूत ऑब्टेन करोगे, ज्यादा एविडेंस। यहां पे रिव्यू कर रहे हो तो रिव्यू में तो आप लिमिटेड अश्योरेंस दे रहे हो, तो कम सबूत ऑब्टेन करोगे, कम एविडेंस ऑब्टेन करोगे। अब जब आप मॉडरेट अश्योरेंस दे रहे हो तो बीच के थोड़े बहुत सबूत ऑब्टेन करोगे, पर सबूत तो ऑब्टेन करोगे, है ना। कहता है देखो ऑडिट में तो आप डिटेल चेकिंग करते हो क्योंकि आप हाई लेवल का अश्योरेंस देते हो। अब जब आप रिव्यू करते हो तो आप उतनी ज्यादा चेकिंग वैसे भी नहीं करते क्योंकि आप तो लिमिटेड अश्योरेंस दे रहे हो, लो लेवल का अश्योरेंस दे रहे हो, लोगों को इतना भरोसा दिला ही नहीं रहे, तो आप कम चेकिंग करते हो। पर सबूत तो हर टाइम ऑब्टेन कर, जब अश्योरेंस ओपिनियन देना है तो सबूत तो ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो कहता है अश्योरेंस में आप सबूत किसी में ज्यादा किसी में कम, पर सबूत तो करने पड़ेंगे ना। तो सबूत को हम क्या कहते हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत ऑब्टेन करने पड़ेंगे। सफिशिएंट मतलब अच्छे क्वांटिटी के सबूत, क्वालिटी के सबूत। अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी, सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी। तो कहता है देखो अब इसको पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना बेटा। जब एक प्रैक्टिशनर अश्योरेंस एंगेजमेंट को परफॉर्म करता है, चाहे वो ऑडिट कर रहा हो, चाहे वो रिव्यू कर रहा हो, चाहे वो नॉन हिस्टोरिकल चीजों को चेक कर रहा हो, अश्योरेंस में तुम ओपिनियन देते हो, तो कहता है प्रैक्टिशनर क्या ऑब्टेन करता है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। इन एविडेंसेस के बेसिस पे ओपिनियन इज फॉर्म्ड। इन एविडेंसेस के बेसिस पे आप ओपिनियन देते हो। तो कहता है सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। तो कहता है व्हेनेवर अ प्रैक्टिशनर परफॉर्म्स अश्योरेंस एंगेजमेंट, जब भी एक प्रैक्टिशनर अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करता है वो क्या ऑब्टेन करता है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत। ऑडिट में तो बहुत सबूत ऑब्टेन करता है, रिव्यू में उससे कम करता है, मॉडरेट अश्योरेंस देना है तो थोड़े बहुत करता है। समझा, सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी। समझा क्या। कहता है एविडेंस दोनों ही कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। सारे बच्चे मुझे बताओगे, समझा एवरीबडी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूं, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूं। मान लो तुम ऑडिट करने गए, ठीक है, मान लो तुम ऑडिट करने गए हो। ऑडिट एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है जहां पे आप रीजनेबल अश्योरेंस देते हो। मुझे बताओ आप ऑडिट करने गए, ठीक है, सेल्स चेक कर रहे हो। सेल्स को कैसे चेक करोगे, इनवॉइसेस के साथ चेक करोगे, पर इनवॉइसेस झूठे भी हो सकते हैं क्या, इनवॉइसेस झूठे भी हो सकते हैं क्या, हाँ। तो ये सेल को जब आप इनवॉइस से चेक कर रहे हो तो आपको एविडेंस मिल रहा है क्या कि हाँ सेल हुई है। मान लो तुम्हें सेल्स को चेक करना है, तुम इनवॉइसेस चेक कर रहे हो, बिल चेक कर रहे हो, है क्या इनवॉइस, हाँ। तो ये एक सबूत है क्या, एविडेंस है क्या कि और मतलब सेल हुई है, ये एक सबूत, इनवॉइस है तो मतलब एक सबूत है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेल हुई है तो बैंक स्टेटमेंट में पैसा भी आया होगा, तो तुम बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर रहे हो, ये भी एक सबूत है कि सेल हुई है ना। अगर बैंक में पैसा क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब सेल हुई है। पर मुझे बताओ ये सबूत हो सकता है क्या तुम्हें उतना ठीक ना लगे, इस सबूत से तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस ना आए। इनवॉइस चेक करके हो सकता है क्या ये सबूत से तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस ना आए, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कहीं कंपनी ने झूठा इनवॉइस तो नहीं बना दिया, कहीं कंपनी ने फेक इनवॉइस तो नहीं बना दिया। तो हो सकता है क्या एक है दोनों सबूत, ये भी सबूत है ये भी सबूत है,
दोनों सबूत एक ही चीज दर्शा रहे हैं कि सेल हुई है, लेकिन इस सबूत से हो सकता है तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है इनवॉइस तो झूठे भी हो सकते हैं। पर अगर बैंक में पैसे आए हैं तो ये क्या है, ये एक पक्का सबूत है कि सेल हुई है। तो कहता है एक एविडेंस से हो सकता है तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस ना मिले, दूसरे एविडेंस से हो सकता है तुम्हें उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिले। तो ये क्या कहता है, देखो, वन एविडेंस में प्रोवाइड मोर कंफर्ट टू ऑडिटर देन द अदर एविडेंस। ऐसा हो सकता है क्या, कहता है कभी कभी ऐसा हो सकता है एक सबूत से ऑडिटर को उतना कंफर्ट ना मिले जितना कि दूसरे सबूत से मिले। जैसे बैंक स्टेटमेंट चेक करके ऑडिटर को ज्यादा, ये ऑडिटर के लिए ज्यादा बड़ा सबूत है देन इनवॉइस। तो कहता है एक सबूत से हो सकता है ऑडिटर को ज्यादा कंफर्ट मिले एज कंपेयर टू अदर एविडेंस। समझा क्या बेटा? सारे बच्चे मुझे बता दो, एवरीबॉडी बता दो ना। डोंट वरी, इसके बाद मैं एक रिवाइज करवाऊंगी तुम्हें, फिर ब्रेक भी दूंगी, टेंशन नको लो, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट क्या है अश्योरेंस का? देखो, अश्योरेंस में तुम ओपिनियन देते हो, चाहे ऑडिट कर रहे हो, चाहे रिव्यू कर रहे हो, चाहे अदर देन हिस्टोरिकल चीजें चेक कर रहे हो, तुम क्या देते हो? तुम एक ओपिनियन देते हो। तो ओपिनियन किस में दोगे? ओपिनियन एक रिटन रिपोर्ट में दोगे। ओपिनियन लास्ट बोलता है, लास्ट कहता है तुम ओपिनियन किस में देते हो? एक रिटन रिपोर्ट में देते हो। तो कहता है एक रिटन रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है जिसमें ऑडिटर क्या करता है, कंक्लूजन देता है, मतलब ओपिनियन देता है अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। कंक्लूजन मतलब ओपिनियन देता है ऑन द सब्जेक्ट मैटर। तो ऑडिट जब आप करते हो तो ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हो, रिव्यू करते हो तो रिव्यू रिपोर्ट इशू करते हो। तो कहता है एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड जिसमें ऑडिटर कन्वे क्या करता है, अपना कंक्लूजन कन्वे करता है ऑन दी सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो कहता है अश्योरेंस एंगेजमेंट करने के बाद ऑडिटर एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट देता है। रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट इज द आउटकम, मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट जब आप अश्योरेंस कर लोगे तो अपना ओपिनियन देने के लिए एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट दोगे, लिखित में अश्योरेंस रिपोर्ट दोगे। समझा? तो कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, जब आप अश्योरेंस एंगेजमेंट कर लेंगे तो ऑडिटर अपना कंक्लूजन किस में देगा, एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट में देगा, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स तुमने पढ़े। सारे बच्चे अब मेरे साथ रिवाइज करेंगे। 5 एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, है ना। सबसे पहला एलिमेंट था 3 पार्टी रिलेशनशिप। फिर क्या था, सब्जेक्ट मैटर। फिर क्या था, तीसरा क्या था बेटा, सूटेबल क्राइटेरिया। फिर क्या था, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। फिर क्या है, एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 पार्टी रिलेशनशिप, 3 पार्टी रिलेशनशिप। अब अश्योरेंस में 3 पार्टीज होती है। एक क्या होती है, प्रैक्टिशनर। वर्ड ऑडिटर यूज करना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि ऑडिट तो सिर्फ हिस्टोरिकल चीजों की होती है, अश्योरेंस तो तुम नॉन हिस्टोरिकल चीजों पे भी प्रोवाइड करते हो। तो वर्ड क्या है बेटा, प्रैक्टिशनर। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। कौन होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी? वन हु प्रिपेयर्स दी सब्जेक्ट मैटर। यूजर्स मतलब कौन? वन हु आर गोइंग टू रीड दी अश्योरेंस रिपोर्ट एंड टेक द डिसीजन, जिनके लिए रिपोर्ट बनाई, पीपल फॉर हुम द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट मैटर मतलब इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर जिसको चेक करेगा, प्रैक्टिशनर जिसे चेक करेगा, वो हो गया सब्जेक्ट मैटर। सूटेबल क्राइटेरिया मतलब बेंचमार्क, मतलब एसेज, स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस, लॉ, रेगुलेशंस, जिसके हिसाब से काम करोगे। सबूत, ये क्या हो गया, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। सफिशिएंसी का मतलब क्या है? सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? क्वालिटी, है ना।
तो कहता है जब भी आप अश्योरेंस एंगेजमेंट करोगे, वेन एवर अ प्रैक्टिशनर, कहता है जब भी एक प्रैक्टिशनर क्या परफॉर्म करेगा, कहता है जब भी एक प्रैक्टिशनर अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करेगा, ही विल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। जब भी एक प्रैक्टिशनर अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करेगा, ही विल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू फॉर्म एन ओपिनियन। ओपिनियन देना है ना, अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब ओपिनियन देने वाला एंगेजमेंट। Whenever a practitioner will perform assurance engagement, he will obtain sufficient appropriate evidence to form an opinion. Sufficiency मतलब quantity, appropriateness मतलब quality. Last है written assurance report. तो written assurance report is the outcome of assurance engagement. Assurance engagement खत्म करने के बाद आप क्या इशू करते हो? Written assurance report. मुझे बताओ, पांचों एलिमेंट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए बेटा। मैंने तुम्हें ये एलिमेंट्स चार्ट पहले क्यों बनवाया? चार्ट इसलिए बनाया ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। एक बार चीजें सेट हो गई तो ये पांचों एलिमेंट्स तुम्हें अच्छे से समझ में आए। एवरीबडी क्लियर है बेटा जी? क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल जैसा क्लियर है। और बाकी के बच्चे जो जवाब नहीं दे रहे हैं बेटा, जवाब दे दे यार। क्लियर है? वेरी वेरी नाइस। बाकी जो जवाब नहीं देते हैं, पिटाई खाने वाले काम हो रहे हैं तुम्हारे, तुम जवाब नहीं दे रहे हो। अच्छा, अब आपका ब्रेक है, चलो ठीक है। नाउ आई विल गिव यू अ ब्रेक, ओके? आज बोलो या हाँ दे दो मैडम ब्रेक। कल तक तो कह रहे हो नो ब्रेक, चाहिए ही नहीं हमें, दे क्यों रही हो तुम? आज कहेंगे हाँ हाँ दे दो यार मैडम, दे दो ब्रेक, दे दो मैडम। हाँ मैम आप ब्रेक, शशि कह रहे हैं मैडम सुनो हमारी छोड़ो, तुम ले लो, तुम ज्यादा थकी हुई लग रही हो। हाँ मैडम हमारा तो ठीक है, हम तो पढ़ लेंगे। सुनो मैडम, एक काम करो, तुम ले लो ब्रेक। अरे रुको, इसको पढ़ो। हाँ इसको एक काम करो, ब्रेक में ना ये रिवाइज कर लिए सारे बच्चे, ब्रेक में इसे रिवाइज करेंगे। देखो मैं ऐसे स्क्रीन, अच्छा गंदा सा लग रहा है यार ऐसे। कनुप्रिया, कनुप्रिया नहीं बेटा देखो, इसको इसके लिए कोई मेमोरी टेक्निक चाहिए ही नहीं है। तुम ये चार्ट अगर देखो ना तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। कनुप्रिया बेटा कोई मेमोरी टेक्निक इस पॉइंट के लिए नहीं चाहिए। इस काम को कौन करता है? देखो अगर आप ये चार्ट देख लो ना तो तुम्हें सब समझ में आ जाए। इस काम को कौन करता है, ये काम कैसे किया जाता है, इस काम में आप किस चीज को चेक करते हो, अश्योरेंस देने के लिए सबूत ऑब्टेन करते हो, और लास्ट में एक रिटन रिपोर्ट इशू करते हो। सारी चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। चलो इसे रीड कर लो। चलो ये तो तुमने पढ़ लिया था ना, सब्जेक्ट मैटर, ये सारा रीड कर लो, ठीक है? बुक से पढ़ लो, जैसे भी पढ़ लो। अब मैंने ये लिख दिया है, सी यू एट 12:55, ओके? 12:55 पे मैं तुमको मिलती हूँ 10 मिनट बाद। तब तक आप देख सकते हो, ठीक है? चलिए जी, ओके बच्चों।
हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक मैडम, वेलकम बैक, वेलकम बैक। हाँ जी, ब्रेक में आया क्या किसी को कोई डाउट वाउट? बच्चों, किसी को कोई ब्रेक में ऐसा लगा हो अरे हाँ ये तो है ही, ये डाउट आ गया मुझे। मैडम आप ब्रेक में जब हमें छोड़ के गई थी ना तो हमको ये डाउट आ गया था, ऐसा कोई है डाउट? पूछो 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 बच्चों पूछो, डरने का नहीं। हो सकता है समझ में ना आया हो किसी को कि मैडम मेरे को ये पॉइंट नहीं आया, पूछने का, आराम से पूछने का, बिंदास होके। नहीं ना मैडम, ऐसा नहीं हुआ। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ऑल क्लियर है? वेरी वेरी गुड, ठीक है। चलिए जी आ जाइए। अब है ना आप छोटे छोटे पॉइंट पढ़ेंगे आज की क्लास में, सारे बच्चों को आने दो। उसके बाद ये एक ऑडिट और रिव्यू का एक फर्क पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, आज तुम्हें जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है? चलो जल्दी छोड़ेंगे तुम्हें, ओके। ऑडिट और रिव्यू का तुम्हें एक फर्क पढ़ाएंगे और तुम्हें रीजनेबल और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का एक फर्क बताएंगे, ठीक है? ओके। कल की क्लास में बेटा ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन टुमारोज क्लास वी विल कंप्लीट दी चैप्टर, ओके? टुमारोज क्लास वी शैल कंप्लीट द चैप्टर, ठीक है? आ जाओ, सारे बच्चे आ गए हैं क्या? स्टार्ट करूं क्या मैं? आओ। अब मुझे एक बात बताओ, ऑडिट और रिव्यू के बीच का फर्क क्या होता है? बहुत सिंपल है, अगर मैं तुम्हें ना भी बताऊं तो भी तुम्हें समझ में आएगा। तुमने अभी एश्योरेंस पढ़ा था, एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें तुमने पढ़ा था हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हो सकता है ऑडिट हो रही हो सकता है रिव्यू। ऑडिट और रिव्यू अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती है, पर इन दोनों में फर्क क्या है बेटा? ऑडिट और रिव्यू में फर्क क्या है मैडम? बताओ, तुम बताओ। मैडम ऑडिट में तो हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, लेकिन रिव्यू में हम लोअर लेवल का अश्योरेंस देते हैं देन ऑडिट। ऑडिट में तो रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, हाई लेवल का अश्योरेंस देते हैं। रिव्यू में तो लो लेवल का अश्योरेंस देते हैं ना, लोअर देन ऑडिट, राइट? सबसे पहला फर्क क्या है? ऑडिट में तो मैडम हाई लेवल का अश्योरेंस देते हैं, रिव्यू में तो लिमिटेड अश्योरेंस देते हैं ना, लोअर देन ऑडिट देते हैं ना। हाँ सही बात है, इसके लिए ऑडिट को रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट कहा जाता है, रिव्यू को लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट कहा जाता है। सबको सही है? पेट में दर्द तो नहीं है? पेट में कैसे दर्द आएगा? ऑडिट में यू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, रिव्यू में यू प्रोवाइड लिमिटेड अश्योरेंस। लिमिटेड अश्योरेंस मतलब लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, ऑडिट से तो बहुत कम। ऑडिट में तो तुम रीजनेबल अश्योरेंस देते हो, उसे कहते हैं रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। रिव्यू को बोला जाता है लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, है ना? हाँ जी, यस कि नो? यस मैम, वेरी वेरी गुड, क्लियर है मैडम। दीपिका मैम इग्नोर, क्या हो गया? मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा, क्या बोल रहे हो बेटा? किसको इग्नोर करना है भाई? स्पैम मत मार, ब्लॉक हो जाएगा। कौन स्पैम कर रहा है? हेलो संजना, ओहो देखो, किशन ने आज इतनी ऑडिट पढ़ ली कि उसे संजना दिखने लगी है किशन? किशन ने इतनी ऑडिट पढ़ ली बेटा, आज ज्यादा ऑडिट हो गया किशन के लिए। किशन के लिए इतना ऑडिट हो गया कि संजना दिख रही है। बेटा संजना नहीं है क्लास में, चैट में भी कोई संजना नहीं है? किशन अब ज्यादा कन्हैया जैसे एक्ट मत कर। नहीं है रे संजना, नहीं छुपाया तेरी संजना को हमने यहाँ वहां बेटा। चलो आओ, इधर आओ। चलो चलो आ जाओ। ख्यालों में खो गया बेटा, ख्यालों में खो गया बेटा, ब्रेक खत्म हो गया। संजना से बाद में बात कर लेना, कोई नहीं, आ जाओ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, रिव्यू में आप, तुम खुद बताना, हाँ, रिव्यू में आप ज्यादा प्रोसीजर्स करते हो कि कम करते हो? ऑडिट के कंपैरिजन में रिव्यू में ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर किए जाते हैं कि कम ऑडिट प्रोसीजर किए जाते हैं? श्लोक कह रहा है कम किए जाते हैं। तो कहता है देखो, रिव्यू में आप कुछ ऑडिट प्रोसीजर करते हो, फ्यू प्रोसीजर्स करते हो, एंड
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत गैदर करते हो। कहते इतना काम नहीं करते रिव्यू में। रिव्यू में कम प्रोसीजर किए जाते हैं और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर किए जाते हैं। और ऑडिटर क्या देता है बेटा? लिमिटेड कंक्लूजन देता है। मतलब ऑडिटर कोई हाई लेवल का अश्योरेंस भी नहीं देता। ऑडिटर किस तरीके का कंक्लूजन देता है? लिमिटेड कंक्लूजन। कहता है कम प्रोसीजर करोगे, उसके बेसिस पे सबूत इकट्ठे कर लेना और लिमिटेड कंक्लूजन देना। कोई बहुत ज्यादा रीजनेबल कंक्लूजन तो देते नहीं हो। अच्छा, एवरीबडी सबको समझा? हाँ, तो ऑडिट और रिव्यू का फर्क समझा क्या? मुझे बताओ, ऑडिट और रिव्यू का फर्क तुम बताओगे? ला 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 बता दे बेटा। ऑडिट क्या होता है मैडम? क्योंकि यहां पे हम क्या देते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। रिव्यू में हम क्या देते हैं? लिमिटेड अश्योरेंस देते हैं। अच्छा, पहला फर्क तो ये हो गया। ऑडिट को हम रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट भी कहते हैं। अच्छा, रिव्यू को हम लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। यहां पे तो जम के ऑडिट प्रोसीजर होते हैं। ऑडिट में तो लॉट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिव्यू में फ्यू प्रोसीजर्स होते हैं, जिससे आप प्रोसीजर करके क्या मिलेंगे तुम्हें? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे करोगे। इन बेसिस पे लिमिटेड कंक्लूजन दिया जाएगा। लिमिटेड कंक्लूजन। हाँ जी, सबको समझा क्या? ये ऑडिट और रिव्यू के बीच का फर्क है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये बात सही कह रहा है क्या? एविडेंस अच्छे से चेक करते हैं। ऑडिट में तो बेटा भरपूर एविडेंस इकट्ठे करते हैं। रिव्यू में तो तुम दे ही लिमिटेड अश्योरेंस रहे हो, लो लेवल का अश्योरेंस दे रहे हो। लोगों को तुम कह रहे हो मैंने इतनी चेकिंग नहीं की है, तो तुम ज्यादा प्रोसीजर करोगे ही नहीं, ज्यादा सबूत गैदर करोगे ही नहीं, है ना? कहता है इस लाइन को पढ़ना। सबको समझ में आया क्या इस लाइन का मतलब? मैं समझाऊंगी नहीं, तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है? कहता है दोनों में एक कॉमन चीज भी है। ऑडिट और रिव्यू में एक चीज कॉमन भी है। बताओ क्या? मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हें पता होना चाहिए। कॉमन क्या है? समझ रहा है ना? देखो वो चार्ट बोल रहा है, वो चार्ट तुझे बैकग्राउंड में आंसर दे रहा है बेटा। जो चार्ट तुमने पढ़ा है ना, वो बैकग्राउंड में तुम्हें आंसर दे रहा है। क्या कहता है? ऑडिट और रिव्यू दोनों कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है? हिस्टोरिकल की। कहता है ऑडिट कर लो या रिव्यू कर लो, दोनों ही किसकी होगी? ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बने हैं, है ना? वेरी वेरी गुड। तो ये चीज कॉमन है और ये चीज अलग अलग है। अच्छा, ओके, समझा? अब बेटा वही चीज वापस से लिख दी। क्या? ये भी मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। कहता है देखो क्या, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट का क्या फर्क है? अरे सबसे पहले एग्जाम्पल, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जाम्पल क्या है? मैं तुम्हें ना भी बोलूं तो तुम्हें समझेगा। रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जाम्पल क्या है? ऑडिट एंगेजमेंट। और लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जाम्पल क्या है? रिव्यू एंगेजमेंट। अच्छा, तो रिव्यू में आप क्या करते हो? फ्यू प्रोसीजर्स करते हो एज कंपेयर टू रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट के कंपैरिजन में लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में कम प्रोसीजर किए जाते हैं। यहां पे कह रहा है एक्सटेंसिव इलैबोरेट प्रोसीजर किए जाते हैं टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस। रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब ऑडिट। कहता है ऑडिट में बहुत प्रोसीजर के, एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर किए जाते हैं टू ऑब्टेन एविडेंस। राइट, ओके मैडम। ये उल्टा कान पकड़ रहा है, बिल्कुल उल्टा कान पकड़ रहा है। ऐसे पहले ऑडिट और रिव्यू ऐसे था, अब ऐसे बात कर रहा है। दोनों सेम ही बात कर रहे हैं। अच्छा, कहता है इसमें आप क्या देते हो? इसमें आप फ्यू काम करते हो, फ्यू प्रोसीजर करते हो। यहां पे आप ज्यादा प्रोसीजर करते हो टू ऑब्टेन सबूत। कहता है यहां पे सबूतों के बेसिस पे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूतों के बेसिस पे लिमिटेड कंक्लूजन देते हो। यहां पे आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस के बेसिस पे रीजनेबल कंक्लूजन देते हो। कहते हैं यहां पे क्या देते हो? यहां पे रीजनेबल कंक्लूजन देते हो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस लिमिटेड कंक्लूजन देते हो। ठीक है, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट में हाई लेवल का अश्योरेंस दिया जाता है, लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में लो लेवल का अश्योरेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। मुझे एक बात बताओ, ये क्या नया बोल लिया? सारे बच्चे उल्टा कान पकड़ा है इसने आपका। है रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, दोनों के एग्जाम्पल दो। दोनों के एग्जाम्पल दो, तुम बताओ डिफरेंस। दोनों के एग्जाम्पल दो।
रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जाम्पल क्या होता है? तुम बताओगे। इसका एग्जाम्पल मैडम ऑडिट होता है, इसका एग्जाम्पल रिव्यू होता है। ठीक है, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट में तुम कैसा अश्योरेंस देते हो? यहां पे तुम हाई लेवल का अश्योरेंस देते हो। अच्छा, और यहां पे कैसा देते हो? लो लेवल ऑफ अश्योरेंस, लिमिटेड अश्योरेंस देते हो, लो लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हो। अच्छा, यहां पे आप एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर करते हो, एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर करते हो टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। एविडेंस इकट्ठे करने के लिए बहुत ऑडिट प्रोसीजर करते हो। यहां पे क्या करते हो? कम ऑडिट प्रोसीजर करते हो, फ्यू ऑडिट प्रोसीजर, फ्यू ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट सबूत। यहां फ्यू करते हो। अच्छा, यहां पे क्या है? यहां पे रीजनेबल कंक्लूजन फॉर्म करते हो या लिमिटेड कंक्लूजन फॉर्म करते हो? मैडम इसमें क्या है यार, मतलब क्या है इसमें? कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ लो, बात तो एक ही है। कान ही पकड़े जा रहे हैं। इसको खुद रीड करो, चलो आओ। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं दोनों का फर्क, बहुत ही इजी है, खुद पढ़ो, चलो आओ। इससे ज्यादा आज तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी नहीं। मैडम क्या बात कर रही हो, आज हमें इतना ही पढ़ाया जाएगा? हाँ बेटा। क्यों मैडम, ऐसा क्यों करोगी आप? बिकॉज तुम अच्छे से पढ़े हो, तुमने पूरी क्लास में मन लगा के पढ़ाई की है, मेरा मन खुश किया है, इसके लिए तुम्हें आज ऐसे ही कराएंगे। सारे बच्चे बताओ, याद हो गया क्या बेटा? मौसमी कह रही है मैडम मेरे को तो याद हो गया, बाकियों का पता नहीं। मौसमी कह रही है देखो मैडम बाकियों का तो पता नहीं, मेरे को तो आ गया याद। अरे क्या है रे, ज्यादा प्रोसीजर करोगे? प्रोसीजर करके अंडे मिल रहे हैं क्या? प्रोसीजर करके सबूत मिल रहे हैं। सबूतों के बेसिस पे क्या दे रहे हो? कंक्लूजन दे रहे हो। सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। मुझे एक बात बताओ, अश्योरेंस देने के लिए क्या करोगे? प्रोसीजर करोगे, प्रोसीजर करके सबूत मिलेंगे, सबूतों के बेसिस पे कंक्लूजन दोगे। एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है ना। देखो ऑडिट अगर कर रहे हो तो हाई लेवल का अश्योरेंस दोगे, अश्योरेंस देने के लिए ज्यादा काम करोगे जिससे सबूत। लैग्स, आई हेट लैग। क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा, सारे बच्चों को क्लियर है? सारे बच्चों के मन में बस गया है? अब तुमको आधी रात में भी कोई उठा के पूछे तो तुम्हें आना चाहिए बेटा। हाँ, आधी रात को भी आना चाहिए, समझ गया? अगर कोई तुमको पूछे ऑडिट और रिव्यू में फर्क क्या है, तुम बोलोगे ऑडिट, ऑडिट मतलब हाई लेवल अश्योरेंस, रिव्यू लो लेवल अश्योरेंस। ओके, ऑडिट स्टैंडर्ड्स। और एक और फर्क बता दूं, ऑडिट कैसे करते हो? एसेज के हिसाब से करते हो। रिव्यू कैसे करते हो? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के हिसाब से करते हो। ये भी एक फर्क है, ठीक है? ओके, ऑडिट क्या है? ऑडिट एक, बड़ा लैग आ रहा है, क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। चलो बच्चों आ जाओ, कोई नहीं। तेजस सर की क्लास में तो नहीं आ गए गलती से? कहीं तेजस सर तो क्लास में नहीं आ गए गलती से हैं? चलो इधर आओ। अब मुझे एक वो बताओगे, एमसीक्यू का आंसर दोगे। चलो सुनो कुछ, सुनो सुनो, एक बात बताना मुझे, तुमको कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लगा ना? बहुत सिंपल है बेटा। मैंने ट्राई किया कि जितना हो सकता है मैं तुमको धीरे धीरे करवाऊं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। चलो ये बताओ, एवरीबडी क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर दो। सारे बच्चे आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस? इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? बता दो। चैप्टर 1 कल खत्म हो जाएगा।
ठीक है, बहुत सिंपल है। वेरी वेरी गुड आंसर है मैडम सी। काय का क्वेश्चन है मैडम? अच्छा ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। अश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए कौन सी चीज फॉल्स है? फॉल्स बात बतानी है, फॉल्स। जल्दी जल्दी बता दो। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। अच्छा ये बताओ, फोर्थ बताओ, फोर्थ वाला। चलो ये बताओगे। वेरी वेरी गुड बेटा। वेरी वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ, ट्वेल्थ। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। अच्छा इसका आंसर दो, एक मिनट। केस में नहीं पढ़ रही, इधर आओ। मिस्टर लक्ष्मण एक ऑडिटर है, ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या ऑब्टेन करेंगे ऑडिट में? सोनू मैम, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं बेटा? व्हाट इज इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सोनू का डाउट क्लियर करने दो। सोनू, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? लेट्स से ये एक क्वार्टर है, अप्रैल मई जून। ये क्वार्टर खत्म होगा तो आप क्या बनाओगे? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये भी क्या हो गए? जो बातें पास्ट में हो गई उसका ही तो बना रहे हो ना क्वार्टरली स्टेटमेंट्स। अप्रैल मई जून खत्म हो गया क्या? ये क्वार्टर तुम्हारा खत्म हो गया क्या? तो क्वार्टर खत्म होने के बाद तुमने क्या बनाए? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। इन्हें क्या कहते हैं? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये भी क्या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या? जो बीत गया उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाया है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी क्या हुए? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी क्या हुए बेटा? हिस्टोरिकल, है ना? ठीक है, सोनू कह रहा हाँ हाँ आ गया, समझ आ गया। चलो वेरी गुड। अब आप लोगों के लिए थियोरी क्वेश्चन, तीरिया तीरिया। चलो आ जाओ, थियोरी क्वेश्चन होमवर्क लेके जाओगे एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीबॉडी। ये चलो मैं तुमको ना एक क्वेश्चन लिख कर दे रही हूं। दिस इज द क्वेश्चन। तुम क्या लिख, इसका आंसर क्या बताओगे? चलो जाते जाते
ये तुम्हारा होमवर्क है। इन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, एक्सप्लेन। ये क्या पूछ रहा है बताओ। अब कई बच्चे क्या है, लिमिटेशंस देख के एक्साइटेड हो जाएंगे। क्या वो इनहेरेंट लिमिटेशन वाला पॉइंट है? बेटा यहां पांचों चीजें नहीं लिखनी, वो 5 इनहेरेंट लिमिटेशन है, जैसे सोनू ने लिखा, ओ ग्रेसी ने भी लिखा, मैडम वो इनहेरेंट लिमिटेशंस लिखने हैं। सिर्फ इसमें एक इनहेरेंट लिमिटेशन लिखने हैं। वेरी गुड प्रिया। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के सिर्फ एक इनहेरेंट लिमिटेशन पे सवाल आया है। क्या? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वाला, कि देखो प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस होते हैं जब ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करता है। तो एविडेंस ऑब्टेन करता है मतलब जब वो ऑडिट प्रोसीजर करता है, तो ऑडिट प्रोसीजर के लिमिटेशंस पूछे गए हैं। मतलब आपको सिर्फ इतना सवाल पूछा गया है। ये सारे नहीं पूछे, सिर्फ इस पे सवाल पूछा गया है। अब कुछ बच्चे एक्साइटेड होके सारा पूरा पांचों लिखकर आ जाएंगे, नहीं, ये लिखना है। ठीक है सारे बच्चे, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। सारे बच्चे समझ गए हैं? एवरीबडी अंडरस्टूड? चलो ओके बेटा, हैव अ गुड डे, सी यू। नताशा, आप मेरे नोट्स में सारे कीवर्ड्स इंक्लूडेड है, ठीक है? ओके चलिए, बाय बाय, सी यू। कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी। हाँ, अल्टीमेट के ऐप के ऊपर फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे। कल हमारी लास्ट क्लास है बेटा यूट्यूब पर। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।